डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1801 से 1810 तक। जब उन्होंने टर्विल हीरो को मैदान में 20 गज दूर उड़ते और जमीन पर पटकते हुए देखा तो दूर से देखने वाले ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और के मेंबरान दंग रह गए। उसने इसे उड़ा दिया। हम एक मतेकबाज की बात कर रहे हैं। आखिर उसके पास कितनी ताकत है? क्या वो वाकई एक गार्डियन नाइट है? कुछ देर के लिए ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और अनिल्डन सिविल के मेंबरान एक गर्मा गर्म बहस में पड़ गए। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, खास तौर पर हैरान था। यहां तक कि अनिल्डन सिविल के पास भी इतनी हैरत अंगेज ताकत वाला कोई एमटी नहीं था। बिलाखिर अनिल्डन हॉट को किसी हद तक समझ आ गया कि जीरो विंग को हील मोड इक्लिप्स थर्वन पर छापा मारने का एतमाद कहां से मिला। डंजन रेड्स में एमटीज का किरदार इंतहाई अहम होता था। अक्सर औकात डंजन रेड की नाकामी डीपीएस की कमी का नतीजा नहीं होती थी, बल्कि टीम के एमटीज बासिस के सामने इतनी देर तक जिंदा नहीं रह पाते थे। ताहम जब तक किसी टीम के पास ऐसा एमटी हो जो बास का मुकाबला कर सके, तो अगरचे पहला हमला नाकाम भी हो जाए, टीम अगली चंद कोशिशों में बास की कमजोरियों का पता लगा लेती और बिलाखिर इसे शिकस्त दे देती। गेम के इस मरहले पर मुख्तलिफ सपर पावर्स के लेवल 50 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन को छेड़ने की हिम्मत न करने की वजह काबिल एमटीज की कमी थी। इसकी ताकत में इतना इजाफा कैसे हुआ? अनमोल शहजादी टर्टल डोव को देखते हुए शदीद उलझन का शिकार थी। जब वो आखिरी बार टर्टल डोव से मिली थी तो वो खातून गार्डियन नाइट पहले ही बहुत ताकतवर थी, जो अकेले ही एक ग्रैंड लॉर्ड का बाआसानी मुकाबला कर सकती थी। ताहम कुछ अरसे तक टर्टल डोव को न देखने के बाद वो खातून गार्डियन नाइट इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि एक मतेकबाज को उछाल सकती थी। टर्टल डोव के मजबूत होने की रफ्तार महज खौफनाक थी। ताहम इस हैरान कुन इंकिशाफ के बावजूद जीरो विंग के मेंबरान अब भी हैरान नहीं थे। वो जानते थे कि टर्टल डोव ने अपने स्टील क्राउन को एपिक रैंक तक अपग्रेड कर लिया था। दरी असना स्टील क्राउन की इजाफी स्कल स्टील इंपैक्ट में भी बेहतरी आई थी। अब इसकी ताकत में 300% और रफ्तार में 100% इजाफा करने के बजाय ये स्कल उसकी ताकत में 400% और रफ्तार में 150% इजाफा करती थी। इस कदर इजाफे के साथ इसके लिए लेवल 56 के मतेकबाज को उड़ा देना एक फितरी बात थी। टर्टल डोव के साथ टर्विल हीरो के तसादुम के बाद इसकी HP 1,50,000 से ज्यादा गिर गई। टर्टल डोव ने टर्विल हीरो का एग्रो हासिल कर लिया था। एक गजबनाक धाड़ के साथ बास के पट्टे उभर आए और उसने खातून गार्डियन नाइट की तरफ तेजी से बढ़ते हुए एक धुंधले साए में तब्दील होने से पहले जमीन पर जोर से पांव मारा। खुशकिस्मती से चूंकि टर्विल हीरो के कुल्हाड़े अभी तक टर्टल डोव के पीछे जमीन में फंसे हुए थे, इसलिए इसने ज्यादा खतरा पैदा नहीं किया। दर हकीकत टर्टल डोव ने इस हमले से बचने की जहमत भी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी शील्ड का कोना जमीन में गाड़ दिया और टर्विल हीरो के हमले का डट कर सामना करने के लिए तैयार हो गई। ट्रदो स्कल बैकफोल्डिंग एक ट्रदो स्कल थी जो टर्टल डोव ने हाल ही में प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन से हासिल की थी। ये एक इंतहाई नायाब स्कल थी जो सामने से आने वाले हमले को मुनकिस कर सकती थी। बूम! जब टर्विल हीरो टर्टल डोव की शील्ड से टकराया तो इसका दिव्यकल जिस्म 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसके सर के ऊपर 500,000 से ज्यादा का गंज जाहिर हुआ। बहुत खूब रेंजर्ड प्लेयर्स, हमला करो। सैफ अली ने यह देखते ही हुक्म दिया कि टर्टल डोव ने अपना एग्रो मजबूत कर लिया है। टर्विल हीरो पर स्पील्स और तीरों की बारिश हो गई और हदफ के सर के ऊपर एक के बाद एक 10,000 से ज्यादा के डैमेजेस जाहिर होने लगे। कभी कभार बास के सर के ऊपर 40,000 से ज्यादा के डैमेजेस भी उभरते थे। ये डैमेजेस जन्नत की तरफ से आ रहे थे जो फ्रॉस्टफुल मजरते चला रही थी। इस बमबारी में इसके हमले खास तौर पर नुमायां थे। इसके बर्फ और आग की किस्म के स्पील्स वाज़े तौर पर टीम के दीगर 2 एलिफामेंटलिस्ट्स के स्पील्स से ज्यादा ताकतवर थे। कितना ज्यादा डंज है। जीरो विंग के पास वाकई इतनी ताकतवर एलिमेंटलिस्ट है। अनिल्डन सिविल के मीजेकल क्लास प्लेयर्स जन्नत की कारकर्दगी देखकर हक्का बक्का रह गए।
वो मुस्तनद 2 प्लेयर्स थे और गेम के इस मरहले पर दस्तयाब बेहतरीन आलात पहने हुए थे। ये हकीकत कि वो एक मतकबास को 10-0-0 से ज्यादा का डैमेज देने के काबिल थे पहले ही मुतासिर कुन थी और बहुत से माहिर प्लेयर्स की हैरत का बाइस बन सकती थी। ताहम जन्नत के हमलों ने दुनिया के बारे में उनके ख्यालात को यकसर बदल दिया था। न सिर्फ जन्नत के हमले मुसलसल 40-0-0 से ज्यादा का डैमेज दे रहे थे, बल्कि इसके कुछ हमलों ने क्रिटिकल हिट के बगैर इससे दुगना डैमेज भी दिया। अकेले इसका DPS इनमें से 5 के कल DPS का मुकाबला कर सकता था। अनिल सिविल के म्यूजिकल क्लास प्लेयर्स समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। इस हकीकत के बावजूद कि वो सब 2 प्लेयर्स थे, उनके दरमियान फर्क बहुत बड़ा था। जो बात ये प्लेयर्स नहीं जानते थे वो ये थी कि फरास्त फुल्ले मजरते अपने इस्तेमाल कुनिंदा के बर्फ और आग की किस्म के स्पील्स को एक तक बेहतर बनाता था। अब चूंकि जन्नत 2 पर थी, इसके 2 स्पील्स 3 में अपग्रेड हो चुके थे। यहां तक कि सैफ अली को भी जन्नत के DPS को मात देने का यकीन नहीं था। जब टीम ने फुलियम विच का डैमेज देखा तो वो टर्विल हीरो को शिकस्त देने के हवाले से बहुत ज्यादा पर एतमाद हो गए। मुसलसल जादुई बमबारी के तहत टर्विल हीरो की HP तेजी से कम होने लगी। ताहम 5 सेकंड के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने टीम को दंग कर दिया। बास ने फौरी तौर पर इस तमाम नुश को हील कर लिया जो टीम के रेंजर प्लेयर्स ने पहुंचाया था। ये क्या हो रहा है? उसने अपनी HP पूरी तरह से रिकवर क्यों कर ली? क्या हमने पिछले 5 सेकंड्स में उसकी HP 1% से ज्यादा कम नहीं की थी? ये प्लेयर्स हक्का बका रह गए जब वो बगैर किसी नुकसान के टर्विल हीरो को घोर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बास ने अपनी खोई हुई तमाम HP कैसे रिकवर कर ली। एक पीसो स्कल। अनिल हॉट और अनमोल शहजादी तेजी से इस नतीजे पर पहुंचे कि यह परेशान कुन मसला बास की किसी स्कल की वजह से पैदा हुआ है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था जिससे यह वाजे किया जा सके कि बास ने पिछले 5 सेकंड्स में अपनी HP 1% से ज्यादा कैसे रिकवर कर ली। वाकयात के इस मोड़ ने इस थोड़े से एतमाद को भी खत्म कर दिया जो सब ने जन्नत की कारकर्दगी से हासिल किया था। इस बास का जंगी तरीकाकार बहुत सादा है। अगर बास दोनों कुल्हाड़ों को हवा में उठाते वक्त चार्ज करने में तकरीबन 1 सेकंड लेता है तो वो एक AOE हमला करेगा। जब तक अब बास से 15 गज से ज्यादा के फासले पर रहेंगे, अब इस AOE हमले से महफूज रहेंगे। अगर ये सिर्फ आधे सेकंड के लिए चार्ज करता है तो ये सीधी लाइन में हमला करेगा। इस सूरत में अगर अब बास से 25 गज से ज्यादा का फासला बरकरार रखेंगे तो अब महफूज रहेंगे। लिहाजा बचने पर तवज्जो दें। जब आप हमला कर रहे हों तो अगर अब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हमले करेंगे तो आपके बास को हिट करने के इम्कानात ज्यादा होंगे। सैफ अली ने टीम चीट के जरिए कमान दी। अगर सब तैयार हैं तो मैली प्लेयर्स हमले में शामिल हो जाएं। उसने बास के हमले का तरीकाकार पहले ही सीख लिया है। अनिल हॉट अपनी हैरत पर काबू ना रख सका जब उसने सैफ अली को सुकून से अहकामात जारी करते देखा। आमतौर पर एक रेड टीम को बास मुंसटर के हमले के पैटर्न को समझने के लिए 2 या 3 मिनट दरकार होते हैं। हमले के पैटर्न की पेचीदगी पर मुनहसिर है। एक रेड टीम को उसे समझने में 10 मिनट से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। फिर भी चंद मुख्तसर सेकंड्स तक लड़ने के बावजूद सैफ अली ने पहले ही इस बास के हमले का तरीकाकार समझ लिया था। सैफ अली के अहकामात सुनकर टीम हरकत में आ गई। जैसा कि सैफ अली ने बताया था, अगरचे 1 सेकंड और 0.5 सेकंड के चार्जिंग टाइम के दरमियान फर्क मामूली था, लेकिन टीम के माहिर प्लेयर्स ने इस फर्क को आसानी से पहचान लिया। लिहाजा जब बास ने अपनी 2 AOE स्किल्स का इस्तेमाल किया तो अमली तौर पर कोई नहीं मरा। मजीद बरा जब सब ने सैफ अली की हिदायत के मुताबिक बास पर हमला किया तो उनका हिट रेट इंतहाई ज्यादा था। नतीजे के तौर पर टर्विल हीरो की HP में मुसलसल कमी वाक़ई हुई। एक बार जब मैली प्लेयर्स ने अपना DPS शामिल किया तो बास की HP और भी तेजी से कम होने लगी। इसकी वजह से उन प्लेयर्स के दिलों में सैफ अली की क़यादत के लिए एक नई तारीफ पैदा हुई। अगर किसी टीम के पास ऐसा काबिल कमांडर हो तो बिलाशुबा टीम की मजमूई जंगी ताकत में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। अगरचे ये बेहतरी नुमाया ना हो, लेकिन ये छोटा सा फर्क इस बात का फैसला कुन उनसर बन सकता है कि आया कोई टीम डंजिन को क्लियर कर सकती है नहीं। मजीद 5 सेकंड के बाद टीम टर्विल हीरो की HP का 2% से कुछ ज्यादा हिस्सा कम करने में कामयाब हो गई। ताहम जब टर्विल हीरो की सेल्फ रीजनरेशन ने असर दिखाया तो उसने फौरी तौर पर अपनी कल HP का 2% रिकवर कर लिया,
जिससे ज्यादातर मुश्किल हो गया। ये वाज़ेह था कि टीम एक तवील और थका देने वाली जंग का सामना कर रही थी। क्या उसे हराने के लिए ये भी काफी नहीं है? अनमोल शहजादी ने माथे पर बिल डालते हुए सोचा। टीम के मौजूदा डीपीएस के साथ बास को कमजोर करना और बिलाखिर उसे मारना मुमकिन था, लेकिन जिस मौजूदा शरह से हीलर्स अपना माना खर्च कर रहे थे, वो जंग खत्म होने तक नहीं टिक पाएंगे। अनिल डंग हॉट को भी यही एहसास हुआ था। अगर वो 50 आदमियों के टीम डंजन पर रेड कर रहे होते तो शायद ठीक होता, लेकिन सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स में प्लेयर्स को बास को दबाने के लिए मैजिक एरीज इस्तेमाल करने की ममानत थी। प्लेयर्स को डंजन बासेस को शिकस्त देने के लिए अपनी ताकत पर इन्हिसार करना पड़ता था। यही वजह थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स अभी तक सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स पर रीड नहीं कर सकती थी। इस रफ्तार से टर्विल हीरो का टीम को नीस्तो नाबूद करना महज वक्त की बात थी। यकीनन मौजूदा प्लेयर्स से इस चीज को शिकस्त देने की तवक्को करना बहुत बड़ी बात है। सैफ अली टर्विल हीरो की एचपी बार को देखते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट जाहिर किए बगैर न रह सका। इसके बाद इसने अपने बैग से रंग ऑफ गॉसिपिल निकाली और इसमें 7000 मैजिक क्रिस्टल्स दाखिल किए। वर्ड प्रोजेक्शन, रंग ऑफ बुरिलेंस, चैप्टर 1802 फलकियाती मालियत के सेट इक्विपमेंट। जैसे ही वर्ड प्रोजेक्शन एक्टिवेट हुआ, टर्विल हीरो रुक गया। दरी असना, रंग ऑफ बुरिलेंस के असर की वजह से टीम के हर फर्द ने अपने जिस्मों में एक खुशगवार एहसास दौड़ता हुआ महसूस किया। उनके बुनियादी एट्रिब्यूट्स और जिस्मानी साख्त में फौरी तौर पर 10% बेहतरी आ गई। ये क्या है? एक मैजिक ईरे? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स के अंदर मैजिक एरीज ममनू है? जब इन प्लेयर्स ने टर्विल हीरो के एट्रिब्यूट्स में कमी देखी तो वो हैरत से सैफ अली की तरफ मुड़े बगैर न रह सके। ये कैसे मुमकिन है? बास के बुनियादी एट्रिब्यूट्स में 20% कमी आ गई। जब अनिल डंग हॉट ने इस तब्दीली को देखा तो उसकी आंखों में सदमा छा गया। सैफ अली की तरफ मुड़ते हुए उसने सोचा, क्या यही असल वजह है कि वो सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन को चैलेंज करने में इतना पर एतमाद है? ग्रैंड लॉर्ड्स के बरक्स, मतेका मोनस्टर्स में मैजिक ईरे के दबाव और मनफी स्टेटस असरात के खिलाफ ज्यादा मुजाहमत होती थी। अगर कोई मैदानों में एक इंटरमीडिएट मैजिक ईरे के साथ मतेका मोन्स्टर को दबाने की कोशिश करता तो वो बहुत खुशकिस्मत होता अगर मैजिक ईरे मतेका मोन्स्टर के एट्रिब्यूट्स को 10% तक दबा देता। 20% तो बहुत दूर की बात थी। अगरचे बुनियादी एट्रिब्यूट्स में 20% कमी ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन इसने रीड की मुश्किल को कम अज कम 30% तक कम कर दिया था। इससे एमटीज के लिए आलात के मियारी तकाजों और डिंच डीलर्स के लिए डीपीएस की जरूरत में भी कमी आई। यकीनन वो पूरी तैयारी के साथ आया था। जब अनमोल शहजादी ने अर्द गिर्द के माना की कसाफत और अपने बुनियादी एट्रिब्यूट्स में इजाफे को महसूस किया तो उसने सैफ अली की तरफ एक नजर डाली। अगरचे इसने फर्ज कर लिया था कि सैफ अली ने अब तक देखे गए ट्रम्प कार्ड्स से ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स तैयार कर रखे हैं, लेकिन जब इसने हकीकत में उन्हें देखा तो वो थोड़ी हैरान हुए बगैर न रह सकी। इस पेशरफ्त के साथ टर्विल हीरो नुकसान में था। अब टर्टल डोव अकेले ही टर्विल हीरो के तमाम जुनूनी हमलों को रोकने के काबिल थी। बॉस ने अपनी बैटल रिकवरी के जरिए भी बहुत कम एचपी रिकवर की। नतीजे के तौर पर टर्विल हीरो की एचपी, जो अब तक बमुश्किल ही कम हुई थी, एक मुस्तहकम रफ्तार से गिरने लगी। 99, 96, 92। जब टर्टल डोव की बरसरक स्कल खत्म हुई तो सैफ अली ने टर्विल हीरो को टैंक करने के लिए दीगर 2 एमटीज से उनकी बरसरक स्किल्स एक्टिवेट करवाई। ताहम टर्टल डोव के बरक्स दीगर एमटीज को अकेले बास को संभालने में जिदोजहद करनी पड़ी। लिहाजा सैफ अली ने एक ही वक्त में 2 एमटीज को टर्विल हीरो को टैंक करने के लिए लगाया, जबकि कोला और ये वोमियान अतराफ से मदद फराहम कर रहे थे। वक्त तेजी से गुजर गया। जंग शुरू होने के 5 मिनट बाद टर्विल हीरो की ताकत और रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा हुआ। खुशकिस्मती से ये बेहतरी 2 एमटीज के लिए काबिल बर्दाश्त थी। 20 मिनट गुजरने से पहले ही टर्विल हीरो की एचपी 1% की हद से नीचे गिर गई। ये देखकर सैफ अली ने आखिरी और फैसला कुन वॉर करने के लिए लाइटनिंग स्लैश एक्टिवेट करने से पहले डिवाइन प्रोविडेंस को एक्टिवेट किया। इसके बाद टर्विल हीरो गिर पड़ा और रोशनी के जर्रात में तब्दील होकर गायब हो गया। जब बास गायब हुआ तो उसकी जगह आइटम्स के एक छोटे से पहाड़ ने ले ली। लूट की शानदार चमक ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और अनिल डंग सिविल के प्लेयर्स के मुंह में पानी ला दिया।
एक सपर लार्ज स्केल टीम डंजन का बॉस वाकई इतने सारे आइटम्स ड्रॉप करता है। आइटम्स के ढेर पर एक सरसरी नजर डालते हुए अनिल्डन हॉट ने अंदाजा लगाया कि 50 से ज्यादा आइटम्स ड्रॉप हुए हैं। ये लेवल 50 के लार्ज स्केल टीम डंजन के बॉस से ड्रॉप होने वाले आइटम्स से दुगने से भी ज्यादा था। अपने सामने आइटम्स की तादाद ने अनमोल शहजादी को भी हैरान कर दिया। ताहम सैफ अली का रद्दे अमल उन जैसा नहीं था। अगरचे एक सपर लार्ज स्केल टीम डंजन और एक लार्ज स्केल टीम डंजन तकरीबन एक ही मेयार के आइटम्स ड्रॉप करते थे, लेकिन अव्वल अल जिक्र मुअख्खर अल जिक्र की निस्बत कहीं ज्यादा लूट ड्रॉप करता था। इसके बाद सैफ अली ने आइटम्स इकट्ठे किए जबकि टीम ने वक्फा लिया। टर्विल हीरो के खिलाफ शदीद जंग तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही थी। इस मकाम पर हीलर्स ने अपने माना का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। फाइटर्स को भी आराम करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। गिल्ड लीडर लूट कैसी है? कालू भाई ने, जो करीब ही जमीन पर आराम कर रहा था, सैफ अली से पूछा। बुरी नहीं है, हमें कल 63 आइटम्स मिले हैं। 3 लेवल 55 के डार्क गोल्ड वेपन्स हैं, जिनमें से एक ग्रेट सॉर्ड है जो फायर रेसिस्टेंस में इजाफा करती है। इसके अलावा हमें लेवल 55 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के 8 टुकड़े भी मिले हैं, जिनमें से 3 फायर रेसिस्टेंस में इजाफा करते हैं। फायर रेसिस्टेंस में इजाफा करने वाले डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के 3 टुकड़ों में से एक डार्क कोर विजन बूट्स है, जो लेवल 55 के प्लेट आर्मर सीट का एक हिस्सा है, और दूसरा सुनडाइल आर्म गार्ड है, जो लेवल 55 के क्लॉथ आर्मर सीट का एक हिस्सा है। लेवल 55 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के 7 टुकड़े भी हैं, जिनमें से 5 फायर रेसिस्टेंस में इजाफा करते हैं। जहां तक दीगर आइटम्स का ताल्लुक है, वो बुनियादी तौर पर मैजिक स्क्रूलिस, पोशनस, माना स्टोन्स और खाम माल हैं। सैफ अली ने टीम चीट में सबको देखने के लिए इक्विपमेंट के अदादो शुमार शेयर करते हुए कहा, कमाल है, लेवल 55 डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट। सैफ अली की जानिब से शेयर किए गए अदादो शुमार देखकर सबकी आंखें चमक उठी। डार्क कोर विजन सीट और सुनडाइल सीट दोनों 6 टुकड़ों पर मुश्तमिल लेवल 55 से लेवल 60 के डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट थे। ये दोनों सीट बासानी अब तक देखे गए सबसे मजबूत सीट इक्विपमेंट थे। अगर कोई इनमें से कोई एक सीट पहन लेता तो सिर्फ मुकम्मल एपिक इक्विपमेंट वाले प्लेयर्स ही उनसे आगे निकल सकते थे। सैफ अली ने सबकी हैरत के जवाब में महज मुस्कुरा दिया। डार्क कोर विजन सीट और सुनडाइल सीट लेवल 55 और लेवल 60 के दरमियान प्लेयर्स के लिए दस्तयाब बेहतरीन सीट्स में से कुछ थे। उन्होंने न सिर्फ शानदार फायर रेसिस्टेंस फराहम की, बल्कि उनके ऐसे असरात भी थे जिन्होंने आग की किस्म के डैमेज को नुमाया तौर पर बढ़ाया। खास तौर पर मुकम्मल सुनडाइल सीट तमाम बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 220 पॉइंट्स और जिस्मानी साख्त में 15% इजाफा करेगा। इस सीट ने तमाम पहलुओं में नुमाया बेहतरी फराहम की। कोई भी आम डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब उन्होंने डार्क कोर विजन सीट और सुनडाइल सीट देखा तो अनिल्डन हॉट और अनमोल शहजादी की आंखें हल्की सी सुर्ख हो गईं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इक्लिप्स थर्वन इतने कीमती डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट ड्रॉप कर सकता है। अगर कोई एमटी डार्क कोर विजन सीट पहन ले तो वो एमटी आग वाले माहौल में बासिस को आसानी से टैंक कर सकता था। लेवल 50 के मते का बासिस को टैंक करना भी बहुत आसान हो जाएगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर आप एक मुकम्मल डार्क कोर विजन सीट इकट्ठा कर सकते हैं तो अनिल्डन सिविल से 15,000 गोल्ड में खरीदेगी, अनिल्डन हॉट ने ऐलान किया। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन 17,000 गोल्ड की पेशकश करने को तैयार है, अनमोल शहजादी ने कहा। तो फिर अनिल्डन सिविल 18,000 गोल्ड की पेशकश करती है, अनिल्डन हॉट ने जल्दी से अनमोल शहजादी की पेशकश का जवाब दिया। अनिल्डन हॉट और अनमोल शहजादी को डार्क कोर विजन सीट पर मुकाबला करते देखकर वहां मौजूद ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और अनिल्डन सिविल के मेंबरान दंग रह गए। यहां तक के जीरो विंग के मेंबरान के भी ऐसे ही तासुरात थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 200 पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के वीआईपीज डार्क कोर विजन सीट पर इतनी शिद्दत से लड़ेंगे। मुझे अफसोस है, अगरचे मैं सीट खरीदने में आपकी दिलचस्पी को समझ सकता हूं, लेकिन डार्क कोर विजन सीट जीरो विंग के लिए बहुत अहम है, इसलिए मेरा फी अलहाल इसे फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं है। सैफ अली ने फौरी तौर पर पेशकश को मुस्तरद कर दिया। यकीनन अगर जीरो विंग को दूसरा डार्क कोर विजन सीट मिल जाता है तो मैं इसे फरोख्त करने के लिए तैयार हूंगा। ताहम फी सीट कम अज कम बोली जो मैं कबूल करूंगा वो 24,000 गोल्ड है। यकीनन आप नायाब मवाद मैजिक क्रिस्टल्स की पेशकश भी कर सकते हैं।
सैफ अली की कीमत सुनकर उसकी टीम के मेंबरान की सांसें रुक गईं। ये बहुत महंगा था। कोई भी 24,000 गोल्ड में शाही दारुल हुकूमत के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जमीन का एक बहुत अच्छा प्लाट खरीद सकता था। इतनी रकम से एक कस्बा तामीर करना भी मुमकिन था। फिर भी सैफ अली एक डार्क गोल्ड सिट इक्विपमेंट के लिए 24,000 गोल्ड मांग रहा था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मुझे यकीन है कि आप इस बात से वाकिफ हैं कि इक्विपमेंट की एक मुअस्सर मुद्दत होती है। अगरचे डार्क कोरविजन सिट लेवल 55 से लेवल 60 का डार्क गोल्ड सिट इक्विपमेंट है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसकी कदर कम होती जाएगी, अनिल डंग हार्ट ने कहा। अगर आप 7 दिनों के अंदर एक मुकम्मल सेट इकट्ठा कर लेते हैं तो मैं इसे खरीदने के लिए 24,000 गोल्ड खर्च करने को तैयार हूं। ताहम अगर आप 15 दिन या 1 महीने के बाद मुकम्मल सेट पेश करते हैं तो मुझे डर है कि डार्क कोरविजन सीट की कीमत इतनी नहीं रहेगी। अनमोल शहजादी ने अनिल डंग हार्ट की बातों से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। जैसे जैसे उनके लेवल्स और आलात में बेहतरी आएगी, जिन बासिस का वो मुकाबला नहीं कर पाए थे उन्हें शिकस्त देना आसान हो जाएगा। ये महज वक्त की बात थी कि वो डार्क कोरविजन सीट जैसी कोई चीज हासिल कर लेते। वो सिर्फ अपने मंसूबों को शुरू करने के लिए अभी डार्क कोरविजन सीट खरीदने को तैयार थे, लेकिन जैसे जैसे उनके वक्त का फायदा कम होता जाएगा, सीट इक्विपमेंट की कदर भी कम होती जाएगी। यकीन रखें, जीरो विंग को 7 दिनों के अंदर दूसरा डार्क कोरविजन सीट हासिल करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरा सीट इकट्ठा करने में नाकाम रहे तो मैं पहला सीट फरोख्त के लिए पेश कर दूंगा, सैफ अली ने कहा। अगरचे डार्क कोरविजन सीट कीमती था, लेकिन हील मोड इक्लिप्स 31 में इसका ड्रॉप रेट निस्बतन ज्यादा था। इसके पास आइकार्स हार्ट भी था। सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स हफ्ते में एक बार रीसीट होते थे और मजीद 7 दिनों के बाद जीरो विंग के पास कहीं ज्यादा तो 2 माहिरीन होंगे। अगरचे जीरो विंग को 2 डंजन रेड्स के बाद 2 डार्क कोरविजन सीट हासिल करने की जमानत नहीं थी, लेकिन एक हासिल करना कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुछ गुफ्तो शनीद के बाद सैफ अली ने 10 दिनों में डार्क कोरविजन सीट की नीलामी मुनक्किद करने का फैसला किया। सीट के हतमी मालिक का इन्हिसार इस बात पर होगा कि किसने सबसे ज्यादा कीमत की पेशकश की, अनमोल शहजादी ने या अनिल डंग हार्ट ने। एक बार जब सैफ अली ने लूट को मुनज़्ज़म कर लिया तो उसने अपनी नजरें ऊपर मौजूद बेवहकल लोहे के पिंजरे में रखे मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट की तरफ मोड़ ली। जब टर्बिल हीरो मरा था तो उसने एक गहरी काली चाबी भी ड्रॉप की थी। ये चाबी बिलाशुबा इस बड़े पिंजरे से मुतल्लिक थी। सैफ अली ने फिर गैल डोमेन को एक्टिवेट किया और लटकते हुए पिंजरे की तरफ उड़ गया। चैप्टर 1803 ग्रेट सॉरुडसन। मैदान के ऊपर लोहे का पिंजरा एक घर जितना बड़ा था। अगरचे पिंजरा जंग आलूद था, लेकिन लोहे की सलाखों पर मौजूद डिवाइन राउनस नजर आ रहे थे। इन डिवाइन राउनस की वजह से किसी किस्म की गैर मरी तवानाई मुसलसल पिंजरे के गिर्द गर्दिश कर रही थी। जब सैफ अली लोहे के पिंजरे के ऊपर उतरा तो उसे मालूम हुआ कि वो कोई भी स्किल्स इस्तेमाल करने से कासिर है। इसका जिस्म भी भारी महसूस हो रहा था और उसकी हरकत सुस्त हो गई थी। कितना ताकतवर दबाव है। सैफ अली ने पिंजरे पर खड़े होते हुए इस अजीब और गरीब तवानाई को अपने जहन पर दबाव डालते हुए महसूस किया, जिससे इसे थोड़ा सा चक्कर आने लगा। अगर कोई एक प्लेयर उसकी जगह खड़ा होता तो वो शायद बेहोश हो जाता। जब सैफ अली ने पिंजरे के ताले तक पहुंचने की कोशिश की तो एक ताकतवर कुव्वत ने इसे दूर धकेल दिया। वो नीचे मैदान में गिरते हुए एक धुंधले साए में तब्दील हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या उसे पहले ही चाबी नहीं मिल गई थी? अनमोल शहजादी और अनिल डंग हार्ट थोड़े हैरान हुए जब सैफ अली का जिस्म जमीन से टकराया। अपनी जगह से उन्होंने सिर्फ सैफ अली को पिंजरे के ताले तक पहुंचते ही तोप के गोले की तरह उड़ते हुए देखा था। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जब सैफ अली खड़ा हुआ तो उसने अपना सर हिलाया, इसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। फिर वो लोहे के पिंजरे को घूरते हुए गहरी सोच में पड़ गया। इस एक झटके ने 60,000 का डिंच दिया था। अगर कम एचपी वाली क्लॉथ आर्मर अपलेट आर्मर क्लास ने यह झटका सहा होता तो वो फौरन मर जाते। गिल्ड लीडर, क्या चाबी पिंजरा खोलने के काबिल नहीं है? आबदा गाल ने तजस्सुस से पूछा जब उसने सैफ अली की तरफ देखा, जिसकी एचपी तशवीशनाक हद तक गिर चुकी थी। नहीं, हम यकीनन कुछ भूल रहे हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। इसे एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ चाबी से ज्यादा कुछ दरकार है।
मेरा ख्याल है कि बाकी बासिस के पास वो चीज होनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। उसने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान किसी को टर्विल हीरो के ऊपर एक बेवहकल पिंजरे का जिक्र करते हुए नहीं सुना था, इसलिए इसे अंदाजा नहीं था कि इसे खोलने के लिए क्या दरकार। ताहम चूंकि ये वाज़े तौर पर हील मोड इक्लिप्स थर्वन को चैलेंज करने वाली पहली टीम के लिए एक इनाम था, इसलिए अगले बासिस के पास वो चीज होनी चाहिए जिसकी इसे जरूरत थी। कुछ देर आराम करने के बाद सैफ अली ने टीम को आगे की तरफ लीड किया। इक्लिप्स थर्वन का किला बहुत बड़ा था और टर्विल हीरो सिर्फ किले का दरबान था। सैफ अली की कमान में टीम ने किले के अंदर गश्त करने वाले मोनस्टर्स को ज़बह कर दिया। तकरीबन 2 घंटे के बाद टीम एक बाग में पहुंची। रास्ते में टीम ने बड़ी तादाद में मोनस्टर्स को मारा था। मजमूई तौर पर इन मोनस्टर्स ने लेवल 55 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के कल 5 टुकड़े और लेवल 55 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट का एक टुकड़ा ड्रॉप किया। चूंकि इनमें से किसी ने भी फायर रेजिस्टेंस फराहम नहीं की, इसलिए सैफ अली ने टीम में मौजूद जीरो विंग के मेंबरान के लिए एक अंदरूनी नीलामी मुनक्किद करने का फैसला किया। इससे ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और अनिलडंग सिविल के मेंबरान को हसद होने लगा। अब भी उनके पास लेवल 55 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट का एक भी टुकड़ा नहीं था, लेवल 55 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट तो दूर की बात थी। गिल्ड लीडर आगे एक बास है, शोला रानी ने, जो टीम के लिए स्काउटिंग कर रही थी, टीम चीट के जरिए इत्तला दी। शोला रानी की रिपोर्ट सुनकर हर कोई इंतहाई चुप न हो गया और एहतियात से बाग में आगे बढ़ा। तकरीबन 1 और मिनट के बाद टीम को एक सहन मिला जिसे बजा तौर पर लफ्ज जन्नत उससे बयान किया जा सकता था। हरियाली और खूबसूरत फूलों से घिरा हुआ एक बेवहकल भेड़िया एक बड़े दरख्त के नीचे सो रहा था। भेड़िया 6 मीटर लंबा था और गहरी सुर्ख खाल से ढका हुआ था। कुरोजियो वुल्फ किंग, लेवल 57, HP 400-000/400-00000। इस बास का ओरा कितना मजबूत है। ये बास जो सुनकुनरन गैस छोड़ रहा है वो भी वाकई बहुत घनी है। इतनी दूर खड़े होने के बावजूद मैं पहले ही महसूस कर सकता हूं कि मेरा स्टेमिना पहले से ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। टीम के मेंबरान ने संजीदा तासुरात के साथ कुरोजियो वुल्फ किंग को देखा। अगर कुरोजियो वुल्फ किंग टर्विल हीरो जैसा होता तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। ताहम कुरोजियो वुल्फ किंग जैसे बासिस जो मुसलसल डैमेज दे सकते थे या डीबफ्स लगा सकते थे, सबसे ज्यादा परेशान कौन थे। ये बासिस टीम के हीलर्स पर बहुत ज्यादा बोझ डालते थे। अगर हीलर्स मुसलसल डैमेज का मुकाबला न कर पाते तो बास का टीम को नीस्तो नाबूद करना महज वक्त की बात होती। तमाम एमटीज 3-3 के ग्रुप्स बनाएं और इन मखसूस मकामात पर खड़े हो जाएं। मेली डीपीएस अब भी ग्रुप्स में तकसीम हो जाएं और एमटीज के साथ खड़े हों। हीलर्स और रेंजर डीपीएस पूरी रीड के दौरान बास के पीछे भागेंगे। अगर कोई मसला नहीं है तो आइए शुरू करते हैं। सैफ अली ने महज बास रीड के मियारी तरीकाकार का इस्तेमाल किया और अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया। उसने अनमोल शहजादी और अनिलडन हार्ट को बेजबान कर दिया। अगरचे वो सैफ अली की हिदायत के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें इस अवार्ड्समैन की हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत याद आई तो उन्होंने खुद को रोका और उसके अहकामात की तामीर की। जैसे ही रीड शुरू हुई, सैफ अली ने रंग ऑफ बुरिलेंस को एक्टिवेट कर दिया। ताहम इस बार उसने वर्ड प्रोजेक्शन को एक्टिवेट नहीं किया। रंग ऑफ बुरिलेंस पर सिर्फ 2000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते थे, जबकि वर्ड प्रोजेक्शन पर 5000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते थे। दरी असना कुरोजियो वुल्फ किंग के साथ सबसे बड़ा मसला कम माना वाला माहौल था, जिसने स्किल्स और स्पिल्स के असरात को कमजोर कर दिया था। बास के एट्रीब्यूट्स को दबाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। इसके बाद सैफ अली के अहकामात के तहत टीम ने कुरोजियो वुल्फ किंग की HP को कम करना शुरू किया। जब भी बहुत ज्यादा सुनकुनरन गैस बास को टैंक करने वाले एमटी ग्रुप को आलूदा करती, सैफ अली एक और एमटी ग्रुप को उसकी जगह लेने का हुक्म देता। बास को टैंक करने के जिम्मेदार एमटीज को तब्दील करने से आलूदा एमटीज को रिकवर होने के लिए काफी वक्त मिल जाता था। जहां तक रीड के हीलिंग पहलू का ताल्लुक है, सैफ अली को वानिया की होली प्रियर और अपने लाइफ डोमेन की बदौलत कोई फिक्र नहीं थी। इन 2 AOE हेल्स को बारी बारी इस्तेमाल करके टीम के हीलर्स अपना माना बचाने के काबिल हो गए। आखिरकार ताकतवर कुरोजियो वुल्फ किंग को शिकस्त देने में आधे घंटे से भी कम वक्त लगा। जब कुरोजियो वुल्फ किंग मरा तो उसने आइटम्स का एक ढेर भी ड्रॉप किया,
जिसमें डार्क कोर विजन सीट के सर और टांगों के हिस्से शामिल थे। इसके बाद टीम तीसरे बास कुरोशियो ड्रा की तरफ बढ़ी। पिछले बास की तरह सैफ अली ने मियारी रीड के तरीकाकार का इस्तेमाल किया, एमटीज को ग्रुप्स में तकसीम करके कुरोशियो ड्रा की बेशुमार शाखों से निपटने के लिए लगाया। दरी असना मेली प्लेयर्स रेंजर डीपीएस के लिए रास्ता खोलेंगे ताकि वो ड्रा पर आग की किस्म की स्किल्स और स्पील से बमबारी कर सकें। इस रीड के दौरान जन्नत अपनी फ्रास्ट फुल्लिमजरते के साथ खूब चमकी। कुरोशियो वुल्फ किंग की तरह कुरोशियो ड्रा को गिरने में भी 30 मिनट से कम वक्त लगा। दरी असना कुरोशियो ड्रा ने लेवल 55 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के 5 टुकड़े और लेवल 55 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के 8 टुकड़े ड्रॉप किए, जो सब फायर रेजिस्टेंस में इजाफा करते थे। डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के 5 टुकड़ों में से 2 डार्क कोर विजन सीट के हिस्से थे, खास तौर पर आर्म गार्ड्स और बेल्ट। जब तक टीम ने कुरोशियो ड्रा को शिकस्त दी, बशमूल 2 दीगर बासेस और उनके मारे गए माबूस के, टीम के हर फर्द ने तकरीबन 20% मजीद EXP हासिल कर ली थी। डंजन में इनके लेवल बढ़ने की रफ्तार कहीं और मोनेस्टर्स को ग्राइंड करने से कहीं ज्यादा तेज थी। उसने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और अनिल्डन सिविल के मेंबरान को बेजबान कर दिया। वो इस वक्त लेवल 50 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन के हील मोड पर रेड कर रहे थे। फिर भी न सिर्फ वो मेरे नहीं थे और EXP नहीं खोई थी, बल्कि उनकी तजुर्बे की बार्स डंजन के बाहर मोनेस्टर्स को ग्राइंड करने से ज्यादा तेजी से बढ़ी थी। अगर वो ये कहानी किसी को सुनाते तो कोई उन पर यकीन न करता। इन सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के मेंबरान को जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये हकीकत थी कि उन्होंने अपने सामने आने वाले हर बास को शिकस्त देने के लिए सिर्फ मियारी रेड के तरीकाकार का इस्तेमाल किया था। मते का मोनेस्टर्स का सामना करने के बावजूद वो एक भी जानी नुकसान उठाए बगैर एक के बाद एक उन बासेस को शिकस्त देने में कामयाब रहे थे। सपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स में मियारी रीड की हिकमत अमली कब से इतनी मुअस्सर हो गई थी। अब तक जिन बासेस पर उन्होंने रीड की थी वो लार्ज स्केल टीम डंजन्स के बासेस के मुकाबले में बहुत आसान थे। ताहम अपने साथियों के बरक्स अनमोल शहजादी और अनिल्डन हार्ट को एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। उनकी टीम ने इन ताकतवर मते कबासिस को इतनी आसानी से इसलिए शिकस्त नहीं दी थी कि इस डंजन में मियारी रीड के तरीकाकार इतने मुअस्सर थे, बल्कि इसलिए कि जीरो विंग के एमटीज, हीलर्स और डीपीएस हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर थे। इसके अलावा सैफ अली की आसमानी ताकत वाली रंग आफगासपिल भी थी, जो बासिस को कमजोर कर सकती थी और उनकी पूरी टीम को मजबूत बना सकती थी। इन अवामिल के बगैर ये तमाम बॉस स्पॉट्स नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल होती या टीम के मुकम्मल सफाई पर खत्म होती। इक्लिप्स थर्वन में कल 4 बासेस थे। अब चूंकि उन्होंने 3 को मार दिया था, इसलिए सिर्फ फाइनल बॉस बाकी था। अनमोल शहजादी और अनिल्डन हार्ट दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहे। इसके बाद सैफ अली की कमान में टीम जल्द ही फाइनल बॉस वाले थर्वन रोम में पहुंच गई। थर्वन रोम भी किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। जब टीम थर्वन रोम में पहुंची तो उनका सामना एक नौजवान से हुआ जो कमरे के मजबूती से बंद दरवाजों के सामने लेटा हुआ था। इस नौजवान ने सुनहरी जरा बख्तर पहन रखी थी और उसकी पीठ पर एक ग्रेट सोर्ड थी जिससे एक मुकद्दस रोशनी निकल रही थी। अगर कोई इस नौजवान का मुआयना करता तो उसे मालूम होता कि वो लेवल 60 का एक मते का एनपीसी है। जब सैफ अली ने इस एनपीसी नौजवान का नाम देखा तो वो दंग रह गया। वो यहाँ क्यों है? मते का एनपीसी को नीचे देखते हुए सैफ अली की आंखों में सदमा छा गया। गेम के इस मरहले पर गालिबन उसके अलावा कोई भी प्लेयर इस एनपीसी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी के दौरान गार्ड्स डोमेन का हर प्लेयर इस नौजवान को पहचानता था। ये शख्स ग्रेट सोर्ड सेनेट के तौर पर मशहूर था, जिसे प्लेयर्स 6 से नीचे की सबसे मजबूत हस्ती के तौर पर जानते थे। ताहम इस एनपीसी की शोहरत की सबसे बड़ी वजह वो हथियार था जो वो चलाता था। ये 10 अजीम लेजेंडरी वेपन्स में तलाश करने के लिए सबसे आसान हथियार भी था। दी ग्लोरियस विल, चैप्टर 1804, एपिक टीम क्वेस्ट। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि उसका वाकई इक्लिप्स थर्वन में ग्रेट सोर्ड सेनेट एडवर्ड से सामना होगा। जहां तक इसे याद था, ग्रेट सोर्ड सेनेट गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम में रोल्ड माउंटेन रेंज में तैनात था। अगरचे ग्लोरियस विल 10 अजीम लेजेंडरी वेपन्स में से हासिल करने के लिए सबसे आसान था, लेकिन 10 साल बाद भी कोई प्लेयर असली ग्लोरियस विल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। एक प्लेयर ऐसा था जो ग्लोरियस विल का रिप्लिका हासिल करने में कामयाब हो गया था, जिसे ग्लोरियस सोर्ड सेनेट का खिताब दिया गया था।
अफवाहें थीं कि ग्लोरियस सॉर्ड सेनेट ने एक क्वेस्ट से रिप्लिका हासिल किया था। दीगर अफवाहों में दावा किया गया था कि रिप्लिका एक ताकतवर फील्ड बास की लूट से आया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ये एक मशहूर लोहार की तरफ से बनाया गया कमीशन था। अगरचे ग्लोरियस सॉर्ड सेनेट ने बिलाखिर इंकिशाफ किया था कि ग्लोरियस विल का रिप्लिका ग्रेट सॉर्ड सेनेट एडवर्ड की तरफ से दी गई एक क्वेस्ट से आया था, लेकिन किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि इस इंकिशाफ के बाद बहुत से प्लेयर्स ने ग्रेट सॉर्ड सेनेट एडवर्ड के साथ अपनी फ्यूरिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की थी। ताहम उनकी फ्यूरिबिलिटी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो गई, एनपीसी ने उन्हें वही क्वेस्ट पेश नहीं की। लिहाजा सब ने यह नतीजा अखज़ किया कि ग्लोरियस सॉर्ड सेनेट ने अपने हथियार की असलियत को छुपाने के लिए झूठ बोला था। क्या इस शख्स का हथियार यहां से आया होगा? सैफ अली ने थर्वन रूम के दरवाजों के साथ खामोशी से लेटे ग्रेट सॉर्ड सेनेट एडवर्ड को देखते हुए सोचा। जब इसने अपनी पिछली जिंदगी में हील मोड इक्लिप्स थर्वन पर रीड की थी तो उसका कभी एडवर्ड से सामना नहीं हुआ था। अब जबकि एनपीसी इस जिंदगी में डंजन में जाहिर हुआ था, सैफ अली ये शक किए बगैर न रह सका कि जिस क्वेस्ट का जिक्र ग्लोरियस सॉर्ड सेनेट ने इस वक्त किया था वो इस वक्त इसके सामने मौजूद एडवर्ड से मुताल्लिक थी। इस दरियाफ्त ने सैफ अली को पुरजोश कर दिया। ग्लोरियस विल गॉड्स डोमेन में 10 अजीम लेजेंडरी वेपन्स में से एक था। यहाँ तक कि इसका रिप्लिका भी एक ऐसी चीज थी जिसे हासिल करने का उनगिनत प्लेयर्स ख्वाब देखते थे। बसूरत दीगर, ग्लोरियस विल रिप्लिका का मालिक माजी में ग्लोरियस सॉर्ड सेनेट ना बनता। गिल्ड लीडर, क्या हमें इस एनपीसी के पास जाना चाहिए? आबदा गाल ने पूछा। यकीनन, सैफ अली ने जवाब दिया और एनपीसी की तरफ चलने से पहले सर हिलाया। जब सैफ अली एडवर्ड के 20 गज के फासले पर पहुंचा तो आराम करते हुए एनपीसी ने अचानक अपनी आंखें खोल ले। मुहिम जोआ, ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप में से किसी को आना चाहिए। आर्मास ने सुनक्राउन चरा लिया है। इसकी ताकत आपके तसव्वुर से बाहर है। बेहतर है कि अब सब अभी वापस चले जाएं, एडवर्ड ने कुछ थके हुए अंदाज में कहा। एडवर्ड की बातें सुनकर सैफ अली ने फौरन कड़ियां मिलाएं और ये नतीजा अखज़ किया कि ग्लोरियस विल रिप्लिका हासिल करने की क्वेस्ट इसी एडवर्ड की तरफ से आई थी। लॉर्ड एडवर्ड, हम खतरे से नहीं डरते। अगर हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो बरा करम बताएं, सैफ अली ने ऐलान किया। चूंकि आप पुरज़्म हैं तो ऐसा ही सही। बहादुर मुहिम जोआ, आर्मास ने हाल ही में सुनक्राउन चराया है। उसने अभी तक उसकी ताकत को पूरी तरह जज्ब नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि अब सुनक्राउन वापस हासिल करने में मेरी मदद कर सकते हैं, एडवर्ड ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। सिस्टम, क्या आप एपिक टीम क्वेस्ट सुनक्राउन कबूल करना चाहते हैं? क्वेस्ट का मवाद आर्मास की तरफ से चराया गया सुनक्राउन वापस हासिल करने में एडवर्ड की मदद करे। इनामात नामालूम। सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के क्वेस्ट कबूल कर ली। नोटिफिकेशन पढ़कर टीम के बाकी सब लोग सदमे से मुंह खोले रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी जगह पर एपिक टीम क्वेस्ट मिल सकती है। इस सूरत हाल ने अनमोल शहजादी और अनिल हॉट को जीरो विंग से और भी ज्यादा हसद करने पर मजबूर कर दिया। ये एपिक टीम क्वेस्ट बुनियादी तौर पर एक डंजन रेडिंग क्वेस्ट थी। डंजन पर कामयाबी से रीड करने का मतलब इस क्वेस्ट की तकमील था। ये बुनियादी तौर पर जीरो विंग के लिए एक बोनस इनाम था। बहादुर मुहिम जोआ, मेरे पीछे आओ। अब वक्त आ गया है कि इस ईवल लच को उसके किए की सजा मिले, एडवर्ड ने खड़े होते हुए कहा। फिर इसने मजबूती से बंद स्टील के दरवाजों को धकेलकर खोला और थर्वन रूम में कदम रखा। सब लोग एनपीसी के पीछे चली, सैफ अली ने हुक्म दिया। सब एडवर्ड के पीछे थर्वन रूम में दाखिल हो गए। थर्वन रूम में दाखिल होने पर सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रात के वक्त बाहर आ गए हों। थर्वन रूम की छत रात के तारों भरे आसमान से मुशाबहत रखती थी। थर्वन रूम के आखिरी सिरे पर तख्त पर ऊंचाई पर एक 2 मीटर लंबा ढांचा बैठा था जिसने आधी रात के रंग का लिबास पहन रखा था। इसकी खोपड़ी पर एक आग का ताज था और इसने एक सुनहरी अमला पकड़ रखा था। ये ढांचा कोई और नहीं बल्कि लच आर्मास था। इस वक्त आर्मास सैफ अली और दूसरों को इस तरह नीचे देख रहा था जैसे वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह हो। दरी असना, आर्मास के तख्त के एक तरफ गहरे काले ज़रा बख्तर का एक सूट खड़ा था जिसका सर गायब था और दूसरी तरफ एक 6 मीटर लंबा दरिंदा था जिसका जिस्म बिच्छू जैसा था। आर्मास, लेवल 60, HP 500,000/500,000। हेडलेस नाइट,
लेवल 59 HP 360-000/360-000 स्कॉर्पियन स्नेक किंग लेवल 59 HP 420-000/420-000 इन मोनेस्टर्स के अदाद व शुमार देखकर सबकी सांसें रुक गईं। अब तक की कामयाबी से पैदा होने वाला एतमाद फौरन गायब हो गया। क्या ये कोई मजाक है? 3 मते का मोनेस्टर्स, सिस्टम बहुत बेशर्म है। तो ये हील मोड है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं हो सकता। हील मोड को भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये यकीनन टीम क्विस्ट की वजह से है। सबके दिल धड़कना बंद हो गए जब वो मायूसी के आलम में थर्वन रूम के आखिरी सिरे पर मौजूद 3 मते का मोनेस्टर्स को घोर रहे थे। एक मते का मोन्स्टर से लड़ने में ही उनकी पूरी ताकत लग गई थी। एक ही वक्त में 3 मते का मोनेस्टर से लड़ना तो 2 प्लेयर्स की 200 रुकनी टीम के बस की बात नहीं थी। अनमोल शहजादी और अनिल्डन हॉट के चेहरों पर इस वक्त संजीदा तासुरात थे जब वो 3 मते का मोनेस्टर्स को देख रहे थे। उन्हें लगा कि सिस्टम उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ये क्विस्ट हमारी सलाहियतों से थोड़ी बाहर है। हम इस क्विस्ट को छोड़ क्यों नहीं देते? हमारी टीम की मौजूदा ताकत के साथ बैक वक्त 3 मते का मोनेस्टर्स का मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन है, अनमोल शहजादी ने तजवीज दी। अनिल्डन हॉट ने इत्तेफाक में सर हिलाया। ये अब मौजूदा प्लेयर्स के लिए कोई काबिल अमल चैलेंज नहीं रहा था। कम अज कम उनकी पूरी 200 रुकनी टीम को लेवल 55 और लेवल 60 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट से पूरी तरह लैस होने की जरूरत थी और टीम के अहम मेंबरान के पास एपिक वेपन्स और इक्विपमेंट के मुतअद्दिद टुकड़े होने चाहिए थे। तभी वो एक साथ 3 मते का मोनेस्टर्स का मुकाबला कर सकते थे। इस लम्हे सैफ अली के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एपिक टीम क्विस्ट इतनी जालिमाना होगी। अगर सिर्फ 2 मते का मोनेस्टर्स होते तो उसके पास अब भी उनसे निमटने के जराए मौजूद थे। ताहम इसकी मौजूदा टीम के साथ बैक वक्त 3 मते का मोनेस्टर्स को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात थी। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? जब सैफ अली ने इस बारे में सोचा कि इस क्विस्ट को हासिल करने के लिए इसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो इसका दिल हिचकिचाहट से भर गया। नहीं, अगर मेरी मौजूदा टीम भी इस क्विस्ट को मुकम्मल नहीं कर सकती तो ग्लोरियस सोरुड सेनेट की टीम इसे कैसे मुकम्मल कर सकती थी? हील मोड इक्लिप्स थर्वन को फतह करने वाली पहली टीम के तौर पर ग्लोरियस सोरुड सेनेट की टीम आलात के मेयार के लिहाज से सैफ अली की मौजूदा टीम से कदरे बेहतर हो सकती है, लेकिन इस फर्क की यकीनी तौर पर एक हद थी। मजीद ये कि इसके पास अपनी टीम के बुनियादी एट्रीब्यूट्स को बेहतर बनाने और मते का मोनेस्टर्स को दबाने के लिए रंग ऑफ गासिपिल मौजूद थी। इस लम्हे अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सबके कानों में पड़ी। सिस्टम, अपने एपिक टीम क्विस्ट सुन क्राउन कबूल कर ली है। बरा करम अपने चैलेंज की मुश्किल का इंतखाब करे। सिस्टम, 3 मुश्किलात दस्तयाब हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। मुंतखब करदा मुश्किल की बुनियाद पर हतमी इनाम को भी एडजस्ट किया जाएगा। बरा करम एहतियात से इंतखाब करे। एक बार मुंतखब होने के बाद मुश्किल को तब्दील नहीं किया जा सकता। चैप्टर 1805 आसमान को छूती जंगी ताकत। 3 मुख्तलिफ मुश्किलात हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन देखने के बाद सैफ अली कमोबेश समझ गया कि ग्लोरियस सोरुड सेनेट ने माजी में इस क्विस्ट को कैसे मुकम्मल किया था। ब्रॉन्ज रैंक बिलाशुबा सबसे आसान था। इस बात का भी बहुत इम्कान था कि ग्लोरियस सोरुड सेनेट ने एपिक टीम क्विस्ट को मुकम्मल करने के लिए इसी मुश्किल का इंतखाब किया हो। ताहम उस वक्त वाहिद मसला ये था कि सिस्टम ने मुश्किलात के मेयारात को वाज़े तौर पर बयान नहीं किया था। अगर प्लेयर्स को एक ही वक्त में 3 मते का मोनेस्टर्स से लड़ना पड़ा तो ये कौन सी मुश्किल थी? अगर ब्रॉन्ज की मुश्किल में ये शर्त होती तो सैफ अली को भी हार माननी पड़ती। जब इसने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान हील मोड इक्लिप्स थर्वन पर रीड की थी तो डंजन के आखिर में आरमास वाहिद बास था। लच के पास कोई मातहत नहीं था। इसकी मौजूदा टीम के साथ आरमास और उसके 2 मातहतों का बैक वक्त मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन था। ताहम अगर उसके सामने मौजूद चैलेंज गोल्ड रैंक का था तो वो ब्रॉन्ज और सिल्वर की कोशिश कर सकता था। ये मुश्किल का इंतखाब वाकई परेशान कुन है। सिस्टम दरअसल हमारे इख्तियारात के बारे में कोई भी मालूमात फराहम करने से इनकारी है। कोई अच्छा फैसला करना नामुमकिन है
अनमोल शहजादी ने आरमास और उसके 2 मातहतों को देखते हुए माथे पर बिल डाले। एक मेयार के तौर पर किसी भी मालूमात के बगैर अगर उन्होंने गलत इंतखाब कर लिया तो वो इस डंजन रेड में अब तक की गई अपनी तमाम तर कोशिशें ज़ाय कर देंगे। बहादुर मुहिम जोआ, आरमास और उसके मातहत बहुत मजबूत हैं। अगर आप कुछ देर में जंग शुरू होने के बाद टुक नहीं पाते तो आप मेरे अर्द गिर्द जमा हो सकते हैं। अगरचे मैंने अभी तक अपनी ताकत पूरी तरह बहाल नहीं की है, लेकिन मैं अपने अर्द गिर्द एक डोमेन फैला सकता हूँ। डोमेन कमोबेश उनकी ताकत को कमजोर कर देगा, एडवर्ड ने अचानक कहा। ताकत अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई। डोमेन फैलाना। एनपीसी की बातें सुनकर सैफ अली एडवर्ड की तरफ मोड़कर देखे बगैर न रह सका। तो ये बात है गिल्ड लीडर, क्या आपको कुछ समझ आया? आबदा गाल ने सैफ अली की मुस्कुराहट देखकर तजस्सुस से पूछा। अब मैं इस क्वेस्ट की मुश्किल के मेयारात को समझ गया हूँ, सैफ अली ने एडवर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। चैलेंज की मुश्किल का ताल्लुक 3 बासेस से नहीं है, उसका ताल्लुक इस मदद से है जो एडवर्ड फराहम कर सकता है। चैलेंज जितना मुश्किल होगा, एडवर्ड की मदद इतनी ही महदूद होगी। सैफ अली की बातें सुनकर टीम को हकीकत का एहसास हुआ। इन सब को लगा कि सैफ अली का अंदाजा गालिबन दुरुस्त था। ताहम टीम पर एक बार फिर उदासी छा गई। यहां तक कि अगर एडवर्ड मदद कर भी सकता था तो उसकी मदद की एक हद थी। मजीद ये कि तमाम बातों के बावजूद उन्हें अब भी बैक वक्त 3 मते का मोनस्टर्स का सामना करना था। इस मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली ने सिल्वर रैंक की मुश्किल का इंतखाब करने का फैसला किया। इसे लगा कि इसकी टीम की मजमूई जंगी ताकत माजी में ग्लोरियस सोरुड सेनेट की रेड टीम से ज्यादा थी। अगर ग्लोरियस सोरुड सेनेट ब्रॉन्ज चैलेंज को क्लियर करने के काबिल था तो उसकी टीम के पास सिल्वर चैलेंज को क्लियर करने का बहुत ज्यादा इम्कान होना चाहिए। अगरचे गोल्ड चैलेंज के इनामात वाफिर हो सकते थे, लेकिन सैफ अली को नहीं लगा कि यह खतरा मोल लेने के काबिल है। चूंकि सिस्टम नोटिफिकेशन ने वाज़े तौर पर कहा था कि कोई भी अपना इंतखाब करने के बाद अपनी मुश्किल का इंतखाब तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए इम्कान था कि उनके पास इस क्विस्ट को चैलेंज करने का सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर वो क्विस्ट में नाकाम हो गए तो वो खाली हाथ वापस जाएंगे। लिहाजा सैफ अली ने सिल्वर चैलेंज का फैसला किया। सिस्टम अपने सिल्वर मुश्किल को चैलेंज करने का इंतखाब किया है। सिस्टम ये पता चला है कि अब पहली बार सुनकराउन क्वेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं। मुश्किल के इंतखाब को नॉर्मल मोड या हीरो मोड में तब्दील किया जा सकता है। नॉर्मल मोड के लिए बासेस के एट्रीब्यूट्स 20% तक कमजोर हो जाएंगे। जंग में आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनाम ब्रॉन्ज रैंक और सिल्वर रैंक के दरमियान होगा। हीरो मोड के लिए बासेस के एट्रीब्यूट्स 10% तक कमजोर हो जाएंगे। जंग में आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाने वाला इनाम सिल्वर रैंक और गोल्ड रैंक के दरमियान होगा। ये इस्तेहकाक सिर्फ पहले चैलेंज पर दस्तयाब है। आप इस मौका को तर्क भी कर सकते हैं और मियारी मुश्किलात का इंतखाब कर सकते हैं। बरा करम समझदारी से इंतखाब करें। पहले चैलेंज के लिए इस्तेहकाक सैफ अली अपनी मुस्कुराहट न रोक सका। अब उसे एहसास हुआ कि ग्लोरियस सोरुड सेनेट ने क्वेस्ट कैसे मुकम्मल की थी। इसके बाद सैफ अली ने हीरो मोड का इंतखाब किया। अगर तीनों मते का मोनस्टर्स के बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 20% कमी आ जाती तो ये बिलाशुबा टीम के लिए बहुत मददगार साबित होता। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि ग्लोरियस सोरुड सेनेट की रेड टीम ने तीनों मते का बासिस को क्यों शिकस्त दी थी। अगरचे हीरो मोड ने बासिस को सिर्फ 10% कमजोर किया, लेकिन वो रंग ऑफ गासपिल के दबाव के साथ मते का बासिस के बुनियादी एट्रीब्यूट्स को तकरीबन 30% तक कम करने के काबिल होना चाहिए। कोला, टर्टल डोव और यवोमियान की ताकत के साथ नीज दीगर 2 MTs के साथ वो तीनों बासिस को काबू में रखने के काबिल होने चाहिए। हीरो मोड। अनिल्डन हॉट सैफ अली का इंतखाब देखकर बेजबान रह गया। क्या वो पागल है? अनमोल शहजादी भी इसी तरह हैरान थी। सैफ अली का सिल्वर चैलेंज का इंतखाब करने का इब्तिदाई फैसला काबिल फहम था, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए बहुत कम मालूमात थी और उनके इंतखाब से कत नजर उन्हें अब भी एक साथ 3 मते का बासिस का सामना करना था। ताहम अब जबकि उनके पास ठोस अदाद व शुमार मौजूद थे, सैफ अली ने हीरो मोड का इंतखाब किया था। ये फैसला उलझन में डालने वाला था। अगरचे वो समझती थी कि सैफ अली की रंग ऑफ गासपिल के साथ तीनों बासिस को मजीद दबाना मुमकिन था, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये नहीं था कि आया टीम के MTs बासिस को टैंक कर सकते हैं या नहीं।
मसला ये था कि आया टीम के पास काफी DPS था या नहीं। मजीद ये कि चूंकि उन्हें बैक वक्त 3 मते कबासिस से लड़ना था, इसलिए टीम के हिलर्स पर दबाव बेमिसाल होगा। जब रेड शुरू होगी तो हिलर्स का माना का खर्च बहुत ज्यादा होगा। अगर रेड के वस्त में उनके हिलर्स का माना खत्म हो गया तो उनकी टीम का यकीनी तौर पर सफाया हो जाएगा। कामयाबी के ज्यादा इम्कानात को यकीनी बनाने के लिए उन्हें बासिस की ज्यादा से ज्यादा HP को जितना मुमकिन हो कम करना था। अगरचे नॉर्मल मोड और हीरो मोड के दरमियान सिर्फ 10% का फर्क था, लेकिन तीनों बासिस की मजमूई HP 1 अरब 28 करोड़ थी। 10% के फर्क का मतलब ये था कि उनकी टीम को इजाफी 12 करोड़ 80 लाख HP से निमटना होगा। मजीद ये कि बैटल रिकवरी का मामला भी था। इससे बिलाशुबा रेड के दौरानिये में नुमाया इजाफा हो जाएगा, जिससे जंग के वस्त में टीम के हिलर्स का माना खत्म होने का खतरा बढ़ जाएगा। दरी असना सैफ अली की जानिब से जंग की मुश्किल का इंतखाब करने के बाद तीनों मते कबासिस के एट्रीब्यूट्स में 10% कमी आ गई। बहुत खूब। कोला, टर्टल डोव, ये वो मियान अब में से हर एक बास को टैंक करेगा। दूसरे MTs उनकी मदद करेंगे। स्कॉर्पियन स्नेक किंग को तरजीह दें, सैफ अली ने कहा। फिर इसने बाइबल ऑफ डार्कनेस निकाली और एक 3 डेमन को तलब किया। सब लोग अपने हथियारों पर से लिंटर को मुकम्मल तौर पर हटा दें। रेड के लिए उसने हिस्सा लेने वाले हर 0 विंग मेंबर को 2 और 3 माना वेपन्स, खास तौर पर 2 माना वेपन्स से लैस किया था। इस बार उसके साथ मौजूद 85 0 विंग मेंबरान में से उसने हर एक को कम अज कम 3 माना वेपन्स से लैस किया था। इब्तदाई तौर पर उसने माना वेपन्स को सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करने का इरादा किया था जब टीम में फायर पावर की कमी हो। अब जबकि उन्हें बैक वक्त 3 मते कबासिस का मुकाबला करने की जरूरत थी, वो माना वेपन्स के मामले में कंजूसी करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। सैफ अली की बातें सुनकर 0 विंग के मेंबरान, जो थोड़ा उदास महसूस कर रहे थे, के चेहरों पर जोशो खरूश के तासुरात जाहिर हुए। अब तक सिर्फ MTs को अपने माना वेपन्स की ताकत को आजाद करने की इजाजत दी गई थी, बाकियों को इजाजत नहीं थी। अब जबकि सैफ अली ने उन्हें इजाजत दे दी थी, वो जब भी बेपनाह ताकत का मुजाहरा करना चाहते थे तो अपने माना वेपन्स की इसका इस्तेमाल कर सकते थे। 0 विंग के मेंबरान को क्या हो रहा है? ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और अनिल्डन सिविल के मेंबरान 0 विंग के मेंबरान को एतिमाद और जंगी जज्बे से लबरेज देखकर उलझन का शिकार थे। ताहम सैफ अली की जानिब से वर्ड प्रोजेक्शन और रंग ऑफ बुरिलेंस इस्तेमाल करने और कोला, टर्टल डोव और ये वो मियान के अपना एग्रो मुस्तहकम करने के बाद जो मनाजिर सामने आए, उन्होंने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और अनिल्डन सिविल के मेंबरान को मुकम्मल तौर पर हक्का बका कर दिया। एडवर्ड के अपना डोमेन एक्टिवेट करने के बाद डोमेन ने तीनों बासिस के रद्द अमल की रफ्तार को 30% और अटैक पावर को 20% तक कम कर दिया। इससे कोला और दूसरों को दरपेश दबाव में बहुत कमी आई। स्कॉर्पियन स्नेक किंग और हेडलेस नाइट के अपने एट्रीब्यूट्स का तकरीबन 30% खोने के बाद दोनों बासिस एक मजाक बनकर रह गए। यहां तक कि टीम के बाकायदा 2 MTs भी अकेले ही दोनों बासिस के शदीद हमलों को टैंक कर सकते थे। टर्टल डोव और ये वो मियान तो दूर की बात थी। इससे DPS को दोनों बासिस पर आजादाना हमला करने का मौका मिला। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और अनिल्डन सिविल के 2 माहिरीन खुशकिस्मत थे। अगर उनके हमलों ने 10,000 से ज्यादा का डैमेज दिया हो, फिर भी 0 विंग के माहिरीन ने हर हमले के साथ 30,000 से ज्यादा का डैमेज दिया। मुअख्खर और जिक्र के मीजैकल क्लास माहिरीन ने तो मुतअद्दिद ऐसे हमले भी किए जिन्होंने 50,000 से ज्यादा का डैमेज दिया। 0 विंग के मेंबरान ने जो डैमेज दिया वो महज मुज़हका खेज था। मजीद ये कि एक 3 डेमन ने जुनून में बासिस पर बमबारी की और तेजी से इनकी HP को निगलने लगा। उसने 200 पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के प्लेयर्स को हक्का बका कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 0 विंग एक ऐसा डेमन तलब कर सकता है जो इसी लेवल के एक आम ग्रैंड लॉर्ड जितना मजबूत हो। टीम की जानिब से पहले 2 मते कबासिस को शिकस्त देने और आर्मास पर तवज्जो मरकूज करने के बाद रेड काफी ज्यादा मुश्किल हो गई। आर्मास एक लेस था जो 4 बड़े अनासिर के स्पील्स इस्तेमाल कर सकता था। इसका हर स्पेल नॉन प्लेट आर्मर क्लास को फौरी तौर पर मार सकता था। लिहाजा अगरचे आर्मास के एट्रीब्यूट्स को दबा दिया गया था, लेकिन इससे निमटना इंतहाई मुश्किल था। खुशकिस्मती से सैफ अली के पास लच की तरफ से कास्ट किए जाने वाले कभी कभार के बड़े पैमाने पर तबाही के स्पेल को रोकने के लिए अपना फोरबडन डोमेन मौजूद था। इन शाज़ और नादिर मौके पर जब फोरबडन डोमेन कोल डाउन पर होता
तो दूसरे प्लेयर्स ताकतवर स्किल्स और स्पिल्स के साथ लचकी स्पेल कास्टिंग में खलल डालते, जिससे आर्मास का खतरा नुमाया तौर पर कम हो जाता। ताहम जब आर्मास की HP 30% तक गिर गई तो लच ने डबल स्पीड कास्ट करना शुरू कर दिया, जिसने सबको गाफिल कर दिया। नतीजे के तौर पर पलक झपकते ही 1 दर्जन से ज्यादा प्लेयर्स मारे गए। बाकी प्लेयर्स चौंक गए, ये कैसे मुमकिन है? बॉस वाकई डबल स्पीड कास्ट करना जानता है। अनमोल शहजादी और अनिल्डन हॉट भी इतने ही दंग थे। डबल स्पीड कास्टिंग एक ऐसी तकनीक थी जिसे अंजाम देना बहुत से माहिर प्लेयर्स को इंतहाई मुश्किल लगता था, लेकिन एक बार जब वो इस तकनीक को अंजाम दे लेते तो उनमें एक मियारी तब्दीली आ जाती। प्लेयर्स अपनी जारहाना और दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के काबिल हो जाते। सब लोग अपनी बरसरक स्किल्स एक्टिवेट करें। MTs के अलावा मैं चाहता हूं कि हर कोई हरकत करता रहे। बॉस को खुद पर लाक आन न होने दें। सैफ अली ने आर्मास को गजबनाक होते देखकर जल्दी से हुक्म दिया। सैफ अली का हुक्म सुनकर टीम हरकत में आ गई। सब ने अपनी बरसरक स्किल्स एक्टिवेट की और बेतरतीब अंदाज में भागने लगे, जिससे आर्मास के लिए उन्हें अपने स्पील से निशाना बनाना मुश्किल हो गया। नतीजे के तौर पर लच सिर्फ निस्बतन गैर मुतहर्रिक MTs को निशाना बना सका। इससे टीम को जानी नुकसान के खतरे को कम करने में मदद मिली। बॉस की ज्यादा HP नहीं बची है, अपनी पूरी ताकत से हमला करें, सैफ अली ने लाइटनिंग स्लैश एक्टिवेट करने से पहले कहा। शाइस्ता ने भी अपनी ट्रदो स्कल ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल किया, जबकि जन्नत ने फरास्ट फुलियम स्पेस का इस्तेमाल किया और अपने डब्बल गेंगुर्स के साथ बॉस पर हमला किया। जहां तक आबदा गाल का ताल्लुक है, उसने अपनी डोमेन स्कल एक्वा प्रिसिंकेट का इस्तेमाल किया। टीम के हर फर्द ने अपनी दस्तयाब सबसे मजबूत स्किल्स और स्किल्स का इस्तेमाल किया। यहां तक कि सबसे कमजोर हमलों ने भी 50 और 000 से ज्यादा का डैमेज दिया, जबकि मजबूत हमलों ने 100 से ज्यादा का डैमेज दिया। नतीजे के तौर पर आर्मास की HP तेजी से गिरने लगी। 20, 10, 5, मर जाओ। जब आर्मास की HP 1% से नीचे गिर गई तो सैफ अली ने, जिसने पावर ऑफ डार्कनेस एक्टिवेट कर रखी थी, डिवाइन प्रोविडेंस और फुलियम बरस्ट का इस्तेमाल किया। छोटे सुअरजू ने एक के बाद एक आर्मास पर बमबारी की और बॉस की बाकी मानदा HP को निगल लिया। बूम! टीम के देखते ही देखते आर्मास का ढांचा नुमा जिस्म जमीन पर बखर गया। फिर जिंदा बच जाने वाले मेंबरान ने सिस्टम नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला सुना। चैप्टर 1806 इक्लिप्स थर्वन फर्स्ट क्लियर। क्या बॉस मारा गया? हमने कर दिखाया, हम जीत गए। अरमास के ढांचे को जमीन पर गिरा देखकर हर कोई खुशी से चला उठा। अगरचे अरमास ने उनकी 200 रुकनी टीम के 60 से जायद अरकान को हलाक कर दिया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने इक्लिप्स थर्वन के फाइनल बॉस को शिकस्त दे ही दी। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी इस डंजन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करती थी। जीरो विंग के अरकान भी इसी तरह पुरजोश थे। अगरचे उन्हें सैफ अली के फैसले पर भरोसा था, लेकिन अरमास को हकीकत में गिरते हुए देखकर वो अपनी बेताबी पर काबू न रख सके। बहरहाल उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया था जिसकी सलाहियत गार्ड्स डोमेन की मौजूदा सुपर पावर्स में भी नहीं थी। हर कोई खास तौर पर डंजन की गिलोरी लिस्ट पर अपने नाम देखकर बहुत पुरजोश था, जो अरमास की मौत के बाद तख्त के कमरे के वस्त में एक पत्थर की यादगार की शक्ल में नमूदार हुई थी। इसके साथ उनके नाम मुस्तकिल तौर पर दर्ज हो गए थे और मुस्तकबिल में हील मोड इक्लिप्स थर्वन को क्लियर करने वाले खिलाड़ियों के लिए नुमाइश के लिए पेश कर दिए गए थे। यहां तक कि सैफ अली ने भी सुकून का सांस लिया। अरमास और उसके 2 मातहतों को शिकस्त देना आसान नहीं था। वो एक इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन में अपने बहुत से टूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 3 मतकबासिस को खत्म करने के लिए टीम को अपने हथियारों और आलात पर इन्हिसार करना पड़ा था। सिस्टम मुबारक हो, अपने हील मोड इक्लिप्स थर्वन का फर्स्ट क्लियर हासिल कर लिया है। इनाम के तौर पर गिल्ड की मकबूलियत 20, इंसानियत की शोहरत 20 और तमाम लूट का सामान दुगना कर दिया गया है। 1 सिस्टम, क्या आप अवाम के लिए तहनीती ऐलान जारी करना चाहते हैं? अगर आप 30 सेकंड के अंदर कोई फैसला नहीं करते हैं तो ऐलान डिफॉल्ट के तौर पर कर दिया जाएगा। इस मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली ने अवाम को अपनी कामयाबी से आगाह न करने का फैसला किया। अगरचे हील मोड इक्लिप्स थर्वन को क्लियर करने में जीरो विंग की कामयाबी का ऐलान गिल्ड को बहुत शोहरत बख्शता, लेकिन इससे मजीद दुश्मन भी मुतवज्जे होते। मजीद बड़ा
जीरो विंग हाल ही में सिल्वर विंग टाउन की बदौलत काफी नुमाया हो चुका था, जिसने चंद सुपर पावर्स की हसद को दावत दी थी। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को मालूम हो जाता कि जीरो विंग के पास एक इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन पर छापा मारने की ताकत भी है, चाहे इसे ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इनलीडिंग सिविल की मदद ही क्यों ना हासिल हो, तो वो यकीनी तौर पर इस कामयाबी को सिल्वर विंग टाउन से जोड़ देते। इस वक्त मुख्तलिफ सुपर पावर्स मुमकिना तौर पर कस्बे पर कब्जा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। अगरचे इस वक्त सिल्वर विंग टाउन की तरक्की काफी अच्छी तरह से हो रही थी, लेकिन इसकी दिफाई सलाहियतें अभी इतनी मजबूत नहीं थी। कस्बे को मुनासिब तरीके से मजबूत करने के लिए मजीद वक्त दरकार था। फिनिक्स पवेलियन मास्टर, वाइस गिल्ड लीडर हार्ट, मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को फी अलहाल खुफिया रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोगों को मालूम हो कि यहाँ क्या हुआ है। सैफ अली ने अनमोल शहजादी और इनलीडिंग हार्ट की तरफ देखते हुए कहा। इनलीडिंग हार्ट ने सर हिलाते हुए कहा, यह कोई मसला नहीं होगा। आज मैं जिन लोगों को लाया हूं वो मेरे काबिले एतमाद मातहत हैं। इनमें से कोई भी आज के रीड के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अनमोल शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरफ से भी कोई मसला नहीं है। आज उनकी कामयाबी की तशहीर करना सिर्फ एक नुकसानदेह अमल होता। बहरहाल उन्हें अभी भी सैफ अली के साथ अहम काम था। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को डार्क कोरोजन सीट के बारे में मालूम हो जाता तो इस सीट पर एक शदीद कशमकश यकीनी तौर पर शुरू हो जाती। लिहाजा इनलीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी दोनों ने इस हकीकत का खैर मकदम किया कि सैफ अली आज की कामयाबी को खुफिया रखना चाहता था। सैफ अली के तहनीती ऐलान के खिलाफ फैसला करने के कुछ ही देर बाद अरमास का सुनहरी तख्त अचानक चिकनाचूर हो गया। इसकी जगह अशिया के एक छोटे से पहाड़ ने ले ली, जिससे निकलने वाली चमक ने तख्त के कमरे को रोशन कर दिया। एक नजर में इस ढेर में बाआसानी 100 से ज्यादा अशिया मौजूद थीं। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इनलीडिंग सिविल के अरकान फटी हुई आंखों से लूट के माल को घोर रहे थे। एडवर्ड ने सैफ अली की तरफ चलते हुए खुलूस दिल से कहा, मुहिम जोआ, अरमास को उसके किए की सजा देने में मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। एडवर्ड के हाथ में वो सुनहरी ताज था जो पहले अरमास की खोपड़ी की जीनत था। अगरचे अरमास मर चुका है, लेकिन इसकी ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसकी आधी ताकत इसकी एक आंख में जमा हो गई है, जबकि बाकी आधी ताकत इरीना के ऊपर बंद पिंजरे में महफूज है। अगर आप उसकी आंख का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी बाकी मानदा ताकत हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद है ये कुछ मददगार साबित होगी। एडवर्ड के ये कहने के बाद इसके कदमों के नीचे एक मैजिक ईरे नमूदार हुआ। फिर ग्रेट सोरुड सेनेट रोशनी की एक लकीर में तब्दील होकर तख्त के कमरे से चला गया। सस्तुम, मुबारक हो, अपने एपिक टीम क्वेस्ट सुन क्राउन मुकम्मल कर ली है। कल अमवात 63, सिर्फ किया गया वक्त 47 मिनट 28 सेकंड। ग्रेड ए तशखीस मुस्बत 30% XP, 4 लिगेसी सकल पॉइंट्स और 1 अरमासिस आई इनाम में दी जा रही है। ग्रेड ए। जब सैफ अली ने सिस्टम का नोटिफिकेशन पढ़ा तो वो नतीजे से मुतमईन था, क्योंकि उन्होंने हीरो मोड को चैलेंज किया था। फिर इसने जमीन से अरमास की आंख उठाई और उसका मुआयना किया। अरमासिस आई। ग्रेट लच अरमास की तकरीबन आधी ताकत से बनी एक आई ऑफ टाइम। आई ऑफ टाइम माजी और मुस्तकबिल दोनों को देख सकती है। लेवल 50, लेवल 100। इक्विपमेंट की जरूरत इंटेलिजेंस 1200, वॉटलिटी 800, इंटेलिजेंस 57, वॉटलिटी 54, इंडेवरेंस 44, लेवल 50। कॉस्टिंग स्पीड में 15% इजाफा। तमाम स्पीलिस की तासीर में 15% इजाफा। कास्ट रेंज 2। सीपेल तकमील की शरह में 1% इजाफा। इजाफी सकल 1। आई ऑफ फ्यूचर फाल होने पर सारिफ को 1 घंटे तक नकली सिम्युलेटेड जंग जारी रखने की इजाजत देती है। कूल डाउन 10 घंटे। इजाफी सकल 2। आई ऑफ पास्ट हदफ की नकल व हरकत और मकाम को 3 घंटे तक ट्रैक करती है। कूल डाउन 6 घंटे। क्या कमाल की स्किल्स हैं। अरमास की आंख का एट्रीब्यूट पैनल पढ़ने के बाद सैफ अली हैरान रह गया। अरमास की आंख के बुनियादी एट्रीब्यूट्स ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे के थे, लेकिन दोनों स्किल्स नाकाबिले यकीन थीं। खास तौर पर आई ऑफ फ्यूचर तो बस कमाल थी। आई ऑफ फ्यूचर के साथ खिलाड़ी असल लड़ाई से पहले सिस्टम की तैयार करदा नकली जंग में हिस्सा ले सकते थे। अगर इस शकल को बासिस पर रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता
तो खिलाड़ी टीम के अरकान को कुर्बान किए बगैर मुख्तलिफ हिकमत अमलियों की जांच कर सकते थे। अगर इसे पीवीपी जंग में इस्तेमाल किया जाता, अगरचे मैन गार्ड सिस्टम दुश्मन खिलाड़ियों की नकल व हरकत को मुकम्मल तौर पर दोहराने के काबिल नहीं होता, लेकिन यह 80% से 90% दुरुस्तगी के साथ खिलाड़ियों की नकल कर सकता था। अगर खिलाड़ी असल जंग से पहले अपने नकली मुखालिफिन के खिलाफ मशक कर सकते, तो वो असल जंग के दौरान ज्यादा पुरएतिमाद होते। सबसे अहम बात यह है कि आई ऑफ फ्यूचर दुश्मन की हकीकी ताकत को जाहिर कर सकती थी। गरी असना, नकली खिलाड़ी अपने ट्रम्प कार्ड्स के बेनकाब होने से मुकम्मल तौर पर बेखबर रहेगा। वाहिद खामी ये थी कि आई ऑफ फ्यूचर का कूल डाउन बहुत तवील था। इसके बावजूद ये हैरत अंगेज थी। अरमास की आंख पर हैरत का इजहार करने के बाद सैफ अली ने बाकी लूट के माल का मुआयना किया। तख्त से कल 131 अशिया ड्रॉप हुई थी। आधे से ज्यादा नायाब मवाद, मैजिक क्रिस्टल्स और माना स्टोन्स थे। सिर्फ 23 अशिया हथियार और इक्विपमेंट थीं। ड्रॉप होने वाले हथियारों और आलात में सबसे बेहतरीन एपिक वेपन नीदर सिक्टर था, जो समनरस के लिए एक आला दर्जे का सिटाफ था। यह सिटाफ नीदर सिक्रेट का इस्तेमाल करते हुए समन की गई मखलूकात को बेहतर बनाता था, जिससे उनके बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 25% इजाफा होता था। ये सिटाफ नीदर गार्ड्स के एक दस्ते को भी समन कर सकता था, जो एक कप्तान और 9 फौजियों पर मुश्तमिल था। कप्तान एक हाई लॉर्ड था, जबकि 9 फौजी लॉर्ड्स थे। सैफ अली ने डार्क कोरोजन सीट का चेस्ट पेस भी हासिल कर लिया था, जो डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट को मुकम्मल करने के लिए इसे दरकार आखिरी टुकड़ा था। सीट के असरात समेत डार्क कोरोजन सीट ने कल 180 पॉइंट्स की फायर रेजिस्टेंस फराहम की। इतनी ज्यादा फायर रेजिस्टेंस के साथ खिलाड़ियों को फायर टाइप बास के खिलाफ कोई परेशानी नहीं होगी। मजीद बरना ये सीट इसी लेवल के आम डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट के मुकाबले में ज्यादा बुनियादी एट्रीब्यूट बोनस पेश करता था। सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कोला को डार्क कोरोजन सीट पहना दिया। सीट पहनने पर कोला के बुनियादी एट्रीब्यूट्स आसमान को छूने लगे। इसकी एचपी भी 87,000 तक पहुंच गई। कोला ने अपनी फायर रेजिस्टेंस देखकर हैरत से कहा, इस फायर रेजिस्टेंस के साथ तो एक खिलाड़ियों के फायर टाइप हमलों का मुझ पर गालिबन कोई असर नहीं होगा। तब इसके पास 200 से ज्यादा पॉइंट्स थे। सुर्ख और सिया धाती जरा पहने कोला एक जंगी देवता की तरह लग रहा था, जो अभी आग के मान जंग से उतरा हो। इसके जिस्म से हरारत की लहरें उठ रही थी। ये देखकर इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी ने डार्क कोरोजन सीट के बारे में अपनी तशखीस को बढ़ा दिया। लूट का माल समेटने के बाद सैफ अली ने फौरन टीम डंजन नहीं छोड़ा। इसके बजाय वो टीम को वापस किले के इरीना में ले गया। अब जबकि अरमास मर चुका था, जैसा कि एडवर्ड ने कहा था, वो अरमास की बाकी आधी ताकत हासिल कर सकता था, जो बंद लोहे के पिंजरे के अंदर थी। जब सैफ अली ने ग्लोरियस विल रिप्लिका के बारे में सोचा, तो उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। चैप्टर 1807 ग्लोरियस विल का रिप्लिका। एक बार फिर सैफ अली खूनरेजी से भरपूर इरीना में जंग आलूद पिंजरे के सामने खड़ा था। वो पुरअसरार ताकत जो पहले पिंजरे की हिफाजत कर रही थी, अब खत्म हो चुकी थी। इससे सैफ अली को पिंजरे के करीब जाने और इस चाबी से इसे खोलने का मौका मिला, जो उसने टर्विल हीरो से हासिल की थी। क्लिक। पिंजरा खोलने के बाद मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट पूरी तरह सैफ अली के सामने आ गया। सैफ अली को पिंजरा खोलते देखकर इरीना में मौजूद दीगर खिलाड़ियों पर तजस्सुस गालिब आ गया। वो सब ये जानने के लिए बेताब थे कि खजाने के इस संदूक में क्या है। बहरहाल ये मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट ही एपिक टीम क्वेस्ट का असल इनाम था। बराहे करम ग्लोरियस विल रिप्लिका उसके अंदर हो। सैफ अली ने दिल ही दिल में दुआ की जब इसने एहतियात से मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट को खोला। अगरचे ग्लोरियस सोरुड सेनेट ने दावा किया था कि उसने रिप्लिका एक क्वेस्ट से हासिल किया है, लेकिन इसने ये नहीं बताया था कि कौन सी क्वेस्ट। ये मुमकिन था कि इसने इस टीम डंजन से रिप्लिका हासिल न किया हो। लिहाजा सैफ अली को यकीन नहीं था कि उसे इस मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट में ग्लोरियस विल रिप्लिका मिलेगा। जैसे जैसे लोडिंग बार आहिस्ता आहिस्ता भर रहा था, सैफ अली की घबराहट बढ़ती जा रही थी। 20 सेकंड का एक्टिवेशन अमल मुकम्मल होने के बाद मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उठ गया। फिर सुनहरी रोशनी ने पूरे इरीना को रोशन कर दिया। इरीना के माहौल में मौजूद माना भी कदरे घना हो गया। ये क्या हो रहा है? ट्रेजर चेस्ट खोलने से वाकई इरीना की माना कसाफत बढ़ सकती है। ये ट्रेजर चेस्ट हैरत अंगेज है।
क्या ये लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? सिस्टम खिलाड़ियों को सिर्फ एक एपिक टीम क्वेस्ट मुकम्मल करने पर लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट का इनाम क्यों देगा? कम अज कम ऐसी कोई चीज हासिल करने के लिए आपको एक लेजेंडरी क्वेस्ट मुकम्मल करनी होगी। मेरा ख्याल है कि ये सच है। इसके बावजूद इस संदूक में यकीनी तौर पर कोई एपिक आइटम मौजूद है। बिल्कुल ठीक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन पर रेड करके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। हमें एक बड़े पैमाने के टीम डंजन से मिलने वाली अशिया से कहीं ज्यादा अशिया मिली है। जीरो विंग की तो इस बार लॉटरी निकल आई है। इस रेड से हासिल होने वाले तमाम हथियारों और आलात के साथ इसकी मैन फोर्स यकीनी तौर पर बहुत मजबूत हो जाएगी। जीरो विंग को मुस्तकबिल में इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन्स पर रेड करने में बहुत आसानी होगी। जैसे ही मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट की रोशनी मध्यम होने लगी, ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और उन लीडिंग सिविल के अरकान आपस में बातचीत करने लगे। वो पहले ही जीरो विंग को मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होता देख सकते थे। यहाँ तक कि अगर गिल्ड को इस वक्त तादाद का मसला दरपेश था और वो कुछ अरसे तक दीगर इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन्स पर रेड करने के काबिल नहीं होगा, फिर भी इक्लिप्स थर्वन से हासिल होने वाले तमाम लूट के माल के साथ गिल्ड को रियासतों और सल्तनतों में बड़े पैमाने के टीम डंजन्स पर रेड करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। इन लीडिंग हार्ट ने अपने पास खड़े मर्द कुल्लीरुक के कान में सरगोशी की। साइकिलिंग, हमारे वापस जाने के बाद गिल्ड के आला ओहदेदारों को मतला करना और उन्हें बताना कि मैं एक हंगामी इजलास बुला रहा हूं। साइकिलिंग लाइट ने हैरत से पूछा, वाइस गिल्ड लीडर, अब कहीं उन्हें मदऊ करने का तो नहीं सोच रहे है ना? क्या ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं होगा? दीगर वाइस गिल्ड लीडर्स के अलावा मुझे डर है कि गिल्ड लीडर उस पर राजी नहीं होंगे। इन लीडिंग हार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जीरो विंग भले ही एक बैरूनी गिल्ड हो, लेकिन अपने जाती तौर पर गिल्ड की ताकत देखी है। जीरो विंग की मैन फोर्स किसी सफर फर्स्ट रेट गिल्ड से कमजोर नहीं है। मुझे यकीन है कि इस ताकत के साथ गिल्ड लीडर जीरो विंग की मदद हासिल करके बहुत खुश होंगे। हमें वाकई इसके लिए लिंशा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने हमें जीरो विंग की मदद के लिए ना भेजा होता तो हम गालिबन जीरो विंग की ताकत से बेखबर ही रहते। बेशक हमें वाकई मिस लिंशा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साइकिलिंग लाइट ने सर हिलाया। मिस लिंशा को गालिबन कुछ अरसा कबल ही जीरो विंग की ताकत का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि हम गिल्ड की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इसे समझ नहीं आया था कि मोलिंशा क्यों चाहती थी कि वो जीरो विंग की मदद करे, लेकिन अब इसे इसकी बेहतरीन बसीरत की तारीफ करनी पड़ी। ये कोई हैरत की बात नहीं थी कि इन लीडिंग सिविल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मोलिंशा को गिल्ड का मौजूदा एजाजी एल्डर बनाने के हक में वोट दिया था। जब मोलिंशा को पहली बार ये ओहदा दिया गया था तो इस फैसले ने गिल्ड के बहुत से आला ओहदेदारों और एल्डर्स को नाराज कर दिया था। बहरहाल मोलिंशा बहुत छोटी थी। वो गॉड्स डोमेन से भी ज्यादा वाकिफ नहीं थी और वो वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में खास तौर पर मशहूर नहीं थी। ये बिल्कुल भी मुनसिफाना नहीं था कि गिल्ड में उसके पास इतना इख्तियार हो। ताहम अब उसे देखते हुए साइकिलिंग लाइट का ख्याल था कि मोलिंशा यकीनी तौर पर इस ओहदे की मुस्तहिक थी। करीब ही खड़ी ब्लू फिनिक्स ने इन लीडिंग हार्ट और साइकिलिंग लाइट पर नजर डाली। ब्लू फिनिक्स ने खामोशी से कहा, बड़ी बहन अनमोल शहजादी, ऐसा लगता है कि इन लीडिंग हार्ट को जीरो विंग में बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई है। अनमोल शहजादी ने हंसते हुए कहा, ये आम बात है। जीरो विंग ने जो ताकत दिखाई वो वाकई सबकी तवक्कुआत से बढ़कर थी। जीरो विंग की ताकत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी एक फर्स्ट रेट गिल्ड की होनी चाहिए। नाइन ड्रैगन्स एम्परर अब भी जीरो विंग को खत्म करने का तरीका तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मैं वाकई ये देखने के लिए मुतजस्सिस हूं कि जब उसे मालूम होगा कि इन लीडिंग सिविल इसके हरीफ के साथ अपने ताल्लुकात गहरे करना चाहता है तो उसके चेहरे के तासुरात कैसे होंगे। ग्रेट पवेलियन मास्टर के ओहदे के लिए कशमकश हाल ही में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी और इस शानदार गलत फहमी की बदौलत के जीरो विंग इसके मातहतों में से एक है। इसने ओहदे के मुकाबले में बरतरी हासिल कर ली थी। अगरचे इसने कई बार इस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे ये महसूस नहीं होता था कि इस गलत फहमी को बरकरार रहने देना कोई बुरी बात है। जीरो विंग जितना मजबूत होगा, इसके अगले ग्रेट पवेलियन मास्टर बनने के इम्कानात इतने ही ज्यादा होंगे। ताहम जब उसने इस बात पर गौर किया कि जीरो विंग ने कितनी तेजी से तरक्की की है तो वो हैरान रह गई। जब इसका पहली बार जीरो विंग से सामना हुआ था
तो ये सल्तनत में महज एक और छोटा सा गिल्ड था। लेकिन अब इन लीडिंग सिविल जैसा एक तजुर्बाकार सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड भी जीरो विंग को अहम समझता था। तरक्की की ये रफ्तार थोड़ी खौफनाक थी। दरी असना, जब लोहे के पिंजरे के अंदर मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट पूरी तरह खुल गया तो सैफ अली अंदर का मंजर देखकर दंग रह गया। इसे तस्लीम करना पड़ा कि गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट वाकई हैरत अंगेज था। इसके अंदर मौजूद अशिया एपिक ट्रेजर चेस्ट के मवाद से कहीं ज्यादा शानदार थी। अगरचे इस गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट में इतनी अशिया नहीं थी जितनी इसे लोस्ट टाउन में मिलने वाले संदूक में मिली थी, लेकिन अशिया का मेयार इतना ही बुलंद था। ट्रेजर चेस्ट के अंदर कल 5 अशिया थीं। पहली एक एपिक कंज्यूमेबल थी जिसे फरोसट हील कहा जाता था। ये एक डोमेन टूल था जिसे मौसम तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, ताहम इसे सिर्फ 5 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी शय एक वॉरियर सिमनंग ऑर्डर था। जब उसे इस्तेमाल किया जाता तो ये ताकतवर एनपीसीज का एक ग्रुप इकट्ठा कर देता। फिर खिलाड़ी इन एनपीसीज में से एक पर्सनल गार्ड का इंतखाब कर सकते थे, जिनमें से सबसे कमजोर भी सीक्रेट सिल्वर रैंक का होता। अगर कोई खुशकिस्मत होता तो एनपीसीज में से एक फाइन गोल्ड रैंक का भी हो सकता था। वॉरियर सिमनिंग ऑर्डर की मालियत बआसानी 10,000 गोल्ड के बराबर थी। तीसरी शय एक एडवांस्ड समथी डिजाइन था। एक एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन के तौर पर एडवांस समथी में ऐसी सलाहियतें थीं जो एक बेसिक समथी में कतई नहीं थीं। मिसाल के तौर पर एडवांस समथी में एनपीसी मास्टर फोर्जर्स को इसे चलाने के लिए मदू करने की सलाहियत थी। दरी असना, खिलाड़ी वक्ता फौकता मदू किए गए मास्टर फोर्जर को अपने लिए हथियार और इक्विपमेंट तैयार करने का काम सौंप सकते थे। अगरचे इसकी कीमत इंतहाई ज्यादा थी, लेकिन खिलाड़ी एक इंतहाई हम आहंग हथियार इक्विपमेंट का टुकड़ा हासिल कर सकते थे। चौथी शय 4 कंटिन्यूस यूज मैजिक स्क्रॉल विल्किंस साई था। ये मैजिक स्क्रॉल अपने मुतअद्दिद इस्तेमाल की वजह से कदरे खास था, हालांकि खिलाड़ियों को स्क्रॉल का माना भरने के लिए मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ते थे। आमतौर पर एक कंटिन्यूस यूज मैजिक स्क्रॉल को 4 से 6 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसकी मालियत बआसानी आम एपिक इक्विपमेंट के एक टुकड़े से ज्यादा थी। आखिरी शय एक शानदार चमकदार सुनहरी ग्रेट सॉर्ड थी। ये ट्रेजर चेस्ट के अंदर मौजूद 5 अशिया में सबसे कीमती शय थी और वही शय थी जिसे तलाश करने की सैफ अली ने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी। ग्लोरियस विल का रिप्लिका। चैप्टर 1808 तशद्दुद की तलवार। ग्लोरियस विल एक सुनहरी ग्रेट सॉर्ड थी जिससे सुनहरी चमक निकल रही थी। इसकी मुठ के अंदर बंद सुनहरी शोलों का एक गुच्छा एक मुकद्दस चमक बखेर रहा था। हथियार का शानदार डिजाइन बआसानी इसके इस्तेमाल कुनिंदा को मशहूर कर सकता था। जब सैफ अली ने अपने हाथों में मौजूद ग्रेट सॉर्ड का मुआयना किया तो इरीना में मौजूद बाकी सब की तवज्जो भी इस हथियार की तरफ खिंच गई। वो तलवार क्या है? ये बहुत हैरत अंगेज है। गैर फाल हालत में होने के बावजूद ये वाकई इतनी ताकतवर चमक दे रही है। वो तलवार कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये तो इस ग्रेट सॉर्ड जैसी लग रही है जो पहले वाले एनपीसी के पास थी। वो तलवार कितनी शानदार लग रही है। मुझे हैरत है, इसका रैंक क्या है? मेरा अंदाजा है कि ये कम से कम एक एपिक वेपन होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक डार्क गोल्ड वेपन इतना ताकतवर महसूस हो। हर कोई आपस में खामोशी से बातचीत कर रहा था जब वो इस ग्लोरियस विल को देख रहे थे जो सैफ अली ने मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट से निकाली थी। टीम में मौजूद बहुत से स्वर्ड्समैन और बर्जर्कर्स जो ग्रेट स्वर्ड्स जैसे 2 हाथों वाले हथियार इस्तेमाल करने के काबिल वाहिद 2 क्लासेस थीं, लालच भरी नजरों से ग्रेट सॉर्ड को घोर रहे थे। उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी। यकीनन ये वाकई हैरत अंगेज है। सैफ अली ग्लोरियस विल के एट्रीब्यूट्स चेक करते हुए हैरान रह गया। ग्लोरियस विल रिप्लिका 2 हैंडेड सॉर्ड, एपिक रैंक लेवल 50, लेवल 100। इक्विपमेंट की जरूरत स्ट्रेंथ 2000। एट्रीब्यूट सारिफ के लेवल के मुताबिक एडजस्ट होते हैं। अटैक पावर 320, लेवल 50। स्ट्रेंथ 285, इंडेवरेंस 240, एजिलिटी 265। अटैक स्पीड 10। हमलों में शामिल हैं सॉर्ड ऑफ लाइट में तब्दील होने और तमाम दिफाउहे को चीरने का 20% इम्कान, स्कोर्चिंग रेस को मुतहरिक करने का 30% इम्कान, जिससे स्ट्रेंथ में 40% और डंज में 210% इजाफा होता है। लेस होने पर
स्ट्रेंथ में 30% और एजिलिटी में 10% इजाफा करता है। अटैक रेंज 2, हथियार से मुतालिक तमाम स्किल्स 2 लेवल्स, इग्नोर लेवल्स 15, तमाम आइटम लेवल की जरूरियात में 5 लेवल्स की कमी, इजाफी पीसू सकल, रेंस डोमेन 50 गज के दायरे में मौजूद मखलूकात की तादाद की बुनियाद पर इस्तेमाल कुनिंदा की मूवमेंट स्पीड, अटैक स्पीड और रद्द अमल की रफ्तार को बढ़ाता है। हर इजाफी मखलूक 1% इजाफा फराहम करती है, जो ज्यादा से ज्यादा 30% तक हो सकता है। इजाफी एक्टिव सकल 1, विल ऑफ लाइट, हथियार को विल ऑफ लाइट अता करता है, जिससे स्ट्रेंथ में 150% इजाफा होता है और सामने 25 गज के रकबे पर 400% नीचे पहुंचता है। से 5 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हर इस्तेमाल का 1 मिनट का कूल डाउन होता है। इजाफी एक्टिव सकल 2, मिथ ऑफ लाइट, 50 गज के कौन में एक तबाहकुन हमला करने के लिए आर्जी तौर पर सारिफ केटर में 1 दर्जे का इजाफा करता है, ज्यादा से ज्यादा 4 तक। कूल डाउन 20 मिनट। इजाफी एक्टिव सकल 3, लाइट स्पीड, सारिफ को रोशनी में तब्दील होने और फौरी तौर पर ज्यादा से ज्यादा 150 गज का फासला तय करने की इजाजत देता है। इसके बाद 15 सेकंड के लिए मूवमेंट स्पीड में 50% इजाफा करता है। इस दौरानिये में सारिफ पावर ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई 16 सोर्स ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकता है और उनसे हमला कर सकता है। हर सोर्ड ऑफ लाइट सिर्फ 1 बार हमला कर सकती है। हर सोर्ड ऑफ लाइट में सारिफ के 80% एट्रीब्यूट्स होते हैं। कूल डाउन 5 मिनट। ये लच अरमास की तरफ से सुन क्राउन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया एक रिप्लिका है। नाकाफी ताकत की वजह से अरमास रिप्लिका को मुकम्मल करने में नाकाम रहा। फिलहाल ये रिप्लिका अभी तक नामुकम्मल हालत में है। रिप्लिका को मुकम्मल करने के लिए 1 लाख मैजिक क्रिस्टल्स और 100 सुन अल्फासेंसेस जमा करें। रिप्लिका ने फिलहाल 0 मैजिक क्रिस्टल और 0 सुन एसेंस जज्ब किया है। अपने हाथों में ग्लोरियस विल को देखकर सैफ अली को महसूस हुआ कि यह हथियार बुनियादी तौर पर तशद्दुद की एक तलवार है। इसमें बेपनाह ताकत थी। आम एपिक वेपन्स उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते थे। मजीद बरआं, ये ग्रेट सोर्ड फरार होने वाले तेजी से हरकत करने वाले अहदाफ का पीछा करने के लिए भी कारामद थी। खास तौर पर लाइट स्पीड सकल, इसके इस्तेमाल कुनिंदा को फौरी तौर पर 150 गज का फासला उबूर करने की इजाजत देती थी। पलक झपकते ही इतना फासला तय करने की सलाहियत के साथ खिलाड़ी बहुत से कारनामे अंजाम देने के काबिल हो जाएंगे। ये ग्रेट सोर्ड मैदानों में ग्राइंडिंग करते वक्त बका की सलाहियत की कमी वाले बर्जर्कर्स और स्वर्ड्समैन के लिए बेहतरीन थी। माजी में ग्लोरियस विल की बदौलत ग्लोरियस सोर्ड सेनेट कई जान लेवा हालात से बच निकलने में कामयाब रहा था। मजीद बरआं, मौजूदा ग्लोरियस विल के पहले ही बहुत ताकतवर होने के बावजूद ये अभी तक नामुकम्मल थी। अपनी मुकम्मल हालत में हथियार की जान बचाने की सलाहियतें बहुत बेहतर होंगी। यही वजह थी कि माजी में गार्ड्स डोमेन में ग्लोरियस सोर्ड सेनेट को मारना सबसे मुश्किल सोर्ड सेंट्स में से एक बन गया था। यहां तक कि तिरछे गार्ड रैंक के माहिरीन के खिलाफ जाते वक्त भी ग्लोरियस सोर्ड सेनेट अपनी मर्जी से हमला करने और फरार होने के काबिल था। ताहम अपग्रेड की शराइत यकीनन सख्त है। इसे दरअसल 1 लाख मैजिक क्रिस्टल्स और 100 सुन अल्फासेंसेस की जरूरत है। सैफ अली ने अपग्रेड की जरूरियात पर तेवरी चढ़ाए। मौजूदा जीरो विंग के लिए भी 1 लाख मैजिक क्रिस्टल्स एक काबिल जिक्र रकम थी। मजीद ये कि इक्लिप्स थर्वन में बासिस को शिकस्त देने के लिए वो पहले ही 10,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च कर चुका था। उस वक्त इसके पास सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स बाकी थे। जहां तक सुन एसेंस का ताल्लुक है, ये मैजिक क्रिस्टल्स से भी ज्यादा कीमती था। उस वक्त मार्केट में एक सुन एसेंस की कीमत तकरीबन 50 गोल्ड थी। ये इसलिए इतना कीमती था क्योंकि ये बहुत से मैकेनिकल टूल्स के ताकत के मंबा के तौर पर काम करता था। मिसाल के तौर पर मिस्टीरियस आयरन रैंक के जहाजों के जेरे इस्तेमाल तकरीबन तमाम इंजनों को सुन एसेंस की जरूरत होती थी। इसके बावजूद हर इंजन को सिर्फ 10 के करीब सुन अल्फासेंसेस की जरूरत होती थी। दरी असना एक मिस्टीरियस आयरन जहाज इस वक्त एपिक इक्विपमेंट से भी ज्यादा कीमती था। इसके बावजूद ग्लोरियस विल को दरअसल एक मिस्टीरियस आयरन जहाज चलाने के लिए दरकार सुन अल्फासेंसेस की तादाद से 10 गुना ज्यादा जरूरत थी। सुन एसेंस इंतहाई नायाब था। इसे सिर्फ मखसूस रीजनल डंजन्स और नक्शों से हासिल किया जा सकता था। हालांकि ज्यादातर वक्त
खिलाड़ी उसे कोस्ट्स NPCs के साथ तबादले के जरिए हासिल करते थे। ताहम ये कोस्ट्स मुश्किल थीं और सुन एसेंस के बदले में दरकार अशिया भी इतनी ही कीमती और हासिल करने में मुश्किल थीं। ऐसा लगता है कि मेरे पास सुन अलिफासेंसेस जमा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सैफ अली ने ग्लोरियस विल को देखते हुए आह भरी। फिर इसने हथियार को अपने बैग में रख लिया। इसका इरादा टीम के साथ इसके अदाद व शुमार शेयर करने का नहीं था। ये गार्ड्स डोमेन के 10 अजीम लेजेंडरी हथियारों में से एक ग्लोरियस विल का रिप्लिका था। मजीद बरा, अगरचे ये फी अलहाल सिर्फ एक एपिक वेपन था, लेकिन इसमें फरीगुमनिटेड लेजेंडरी रैंक तक पहुंचने की सलाहियत थी। अगर इस हथियार की मालूमात लीक हो जाती तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती। लिहाजा जितने कम खिलाड़ी इस हथियार के बारे में जानते इतना ही बेहतर था। ये बिल्कुल शाइस्ता के 7 लोमैन रेस बैटल आर्मर, जन्नत के फरोसत फुल्ले मजरते और शोला रानी के 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस की तरह था, जिन्हें खुफिया रखने की जरूरत थी। फी अलहाल जीरो विंग में 7 से भी कम लोग जानते थे कि ये अशिया किया थी। लिहाजा अब तक भी उनकी तफसीलात अवाम तक नहीं पहुंची थी। इन लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था कि जीरो विंग के हाथों में फरीगुमनिटेड लेजेंडरी अशिया और फरीगुमनिटेड लेजेंडरी रैंक तक अपग्रेड होने की सलाहियत रखने वाली अशिया की तादाद 10 के करीब है। अगर यह मामला मंजर आम पर आ गया तो गेम की हर सुपर पावर फौरी तौर पर जीरो विंग को निशाना बनाएगी। जब सब ने सैफ अली को पिंजरे से बाहर निकलते देखा तो वो सब समझदार थे और ट्रेजर चेस्ट के मवाद के बारे में पूछने से गुरेज किया। खास तौर पर जीरो विंग के अरकान ये समझते थे कि अगर वो उनके साथ लूट के माल के बारे में मालूमात शेयर करना चाहेगा तो वो कुदरती तौर पर ऐसा करेगा। ताहम अगर वो नहीं चाहता तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं बताएगा। शाइस्ता के पास चलकर जाने के बाद सैफ अली ने कहा, शाइस्ता ये सकलबिक सीख लो, मैं ये हथियार भी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए छोड़ दूंगा। फिर उसने इंतहाई नायाब सकल टाइटनस हैंड जो उसने पहले हासिल की थी और ग्लोरियस विल रिप्लिका शाइस्ता के हवाले कर दिया। फी अलहाल जीरो विंग में इसके अलावा वाहिद दूसरा शख्स जिसके पास स्ट्रेंथ में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स थे वो शाइस्ता थी, जिसने स्टार मून किंगडम की 5 अजीम लेगेसीज में से एक का दावा किया था। यहां तक कि शोला रानी की स्ट्रेंथ भी अभी 2000 पॉइंट से थोड़ी दूर थी। मजीद बरा, शोला रानी एक ऐसी सुन थी और इस तरह 2 हाथों वाले हथियार इस्तेमाल करने से कासिर थी। जहां तक जीरो विंग के दीगर खिलाड़ियों का ताल्लुक है, अगरचे कुछ बर्जरक्रस 2000 स्ट्रेंथ हासिल करने के करीब हो सकते हैं, लेकिन उनकी तकनीकें शाइस्ता के बराबर बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा शाइस्ता ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में जीरो विंग की ब्रांच का इंतजाम संभालने वाली वाइस गिल्ड लीडर थी। दूसरों को अपने अहकामात का पाबंद बनाने के लिए इसे ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। जहां तक टाइटनस हैंड का ताल्लुक है, ये एक मुफीद शकल थी जो शाइस्ता की जंगी ताकत को बढ़ा देगी। टाइटनस हैंड बर्जरक्रस को आर्जी तौर पर एक ही वक्त में 2 हाथों वाले हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत देती थी। अगरचे सिर्फ एक हथियार के बुनियादी एट्रीब्यूट्स लागू होंगे, लेकिन गैर फाल हथियार की स्किल्स और असरात को अब भी मामूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। मेरे लिए टाइटनस हैंड स्कलबिक और ग्लोरियस विल वसूल करते हुए शाइस्ता कदरे उलझन में थी। ताहम जब इसने अशिया का मुआयना किया तो वो दंग रह गई, खास तौर पर जब इसने ग्लोरियस विल के एट्रीब्यूट्स देखे। गिल्ड लीडर ये सैफ अली ने कहा, तुम पूरी गिल्ड में वाहिद शख्स हो जिसके पास इस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए काफी स्ट्रेंथ है। कोई और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे गिल्ड के गोदाम के अंदर पड़ा रहने देना एक बहुत बड़ा जिया होगा। मैं समझ गई। मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल यकीनी बनाऊंगी। एक माहिर तलवारबाज के तौर पर ग्लोरियस विल को पकड़ते हुए शाइस्ता पुरजोश हुए बगैर न रह सकी। ग्लोरियस विल शाइस्ता के हवाले करने के बाद सैफ अली ने सबको टीम डंजन से बाहर निकाल दिया। टीम इरीना से गायब हो गई और पलक झपकते ही इक्लिप्स थर्वन के दरवाजे के बाहर नमूदार हो गई। इन लीडिंग हार्ट ने कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, फिर हम पहले निकलेंगे। जब आप एक और डार्क कोरोजन सीट इकट्ठा कर लें तो आपको हमसे राब्ता करना याद रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ही मेरे पास दूसरा सीट होगा मैं फौरन अब दोनों से राब्ता करूंगा। सैफ अली ने सर हिलाया। वो भी डार्क कोरोजन सीट बेचने के लिए बहुत बेताब था। बहरहाल ये पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा मौका था। ताहम ठीक इसी वक्त जब ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और उन लीडिंग सिविल के अरकान अपने रिटर्न सक्रोल्स को फाल कर रहे थे, आसमान पर अचानक एक मैजिक रे नमूदार हुआ। अगले ही लम्हे
हर एक के रिटर्न स्क्रॉल्स की एक्टिवेशन का अमल जबरदस्ती रोक दिया गया। तुम लोगों ने हमें काफी देर तक इंतजार करवाया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस जगह से जा सकते हो? जैसे ही हर कोई मैजिक ईरे के कास्टर को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक सर्द हंसी उनके कानों में पड़ी। फिर खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप, जिसकी तादाद बाआसानी 1000 से ज्यादा थी, अचानक उनके सामने मौजूद दलदली जंगल के दरख्तों से नीचे कूद पड़ा। कुछ ही देर बाद एक कदीम सिया सींग वाली कमान पकड़े हुए एक लेवल 55 का उधेड़ उम्र आदमी इस ग्रुप से बाहर आया। ब्लैक शार्क इस उधेड़ उम्र आदमी को देखकर इन लीडिंग हार्ट का रंग सिया पड़ गया। चैप्टर 1809 गलत हरीफ। 1000 से जायद खिलाड़ियों के अचानक नमूदार होने ने सैफ अली और दीगर को इंतहाई चुकना कर दिया। दलदली जंगल से अभी उभरने वाले 1000 से जायद खिलाड़ी किसी भी तरह आम खिलाड़ी नहीं थे। इनमें सबसे कम लेवल का खिलाड़ी लेवल 53 का था और उनके पहने हुए इक्विपमेंट का सबसे कमजोर टुकड़ा लेवल 50 सीक्रेट सिल्वर रैंक का था। इनमें से काफी खिलाड़ियों के पास लेवल 50 फाइन गोल्ड इक्विपमेंट भी था। गेम के इस मरहले पर यह इक्विपमेंट का ऐसा मेयार था जो सिर्फ माहिर टीमों में पाया जा सकता था। कदीम गहरी सिया कमान उठाए उधेड़ उम्र आदमी पर नजर डालते हुए साइकिलिंग लाइट ने परेशानी से तबसरा किया, वाइस गिल्ड लीडर, ये बुरा है। उन्होंने डार्कनेस सेल का इस्तेमाल किया है। हम अगले 2 घंटे तक अपने रिटर्न स्क्रॉल्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जंगल से उभरने वाले 1000 से जायद खिलाड़ियों के मुकाबले में साइकिलिंग लाइट ने इस उधेड़ उम्र आदमी को सबसे ज्यादा तशवीशनाक समझा। इसकी वजह यह थी कि यह उधेड़ उम्र आदमी ब्लैक शार्क था, जो डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम का कमांडर था। ब्लैक शार्क इससे पहले कई बार उन लीडिंग सिविल के अरकान से लड़ चुका था। रेंजर के पास न सिर्फ शानदार जंगी मेयार था, बल्कि इसमें एक इफरीत में तब्दील होने की सलाहियत भी थी। यहां तक कि इन लीडिंग सिविल का गिल्ड लीडर इन लीडिंग हार्ट भी ब्लैक शार्क को शिकस्त देने के काबिल नहीं था। इसके अलावा डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम में काफी खौफनाक हस्तियां भी मौजूद थीं। इन लीडिंग सिविल की तहकीकात के मुताबिक डार्क हंटर्स के पास तकरीबन 300 परेशान कुन माहिरीन होने चाहिए। उनकी टीम को घेरे हुए 1000 से जायद खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हुए इन लीडिंग हार्ट देख सकता था कि डार्क हंटर्स पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस हकीकत को शामिल करते हुए कि वो एक डार्कनेस सेल में फंसे हुए थे। अगर वो इस जगह से निकलना चाहते थे तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। फौरन ही उसने टीम चीट के जरिए सैफ अली को मुतनब्बे किया, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ये लोग डार्क हंटर्स से हैं, जो एक डार्क अल्फाडुंचरर टीम है जिसमें बहुत से ताकतवर खिलाड़ी हैं। कुछ तो इफरीतों में तब्दील होने और अपनी जंगी ताकत को जबरदस्त हद तक बढ़ाने की सलाहियत भी रखते। यहाँ तक कि अगर वो ट्र 1 पर भी हैं, तो उनके पास आम ट्र 2 खिलाड़ियों का सामना करने के लिए काफी ताकत है। अगरचे उनकी तरफ इस वक्त 200 ट्र 2 खिलाड़ी थे, लेकिन उन्हें डार्क हंटर्स का लापरवाही से मुकाबला नहीं करना चाहिए। डार्क हंटर्स के ट्र 1 खिलाड़ियों के इफरीतों में तब्दील होने के बाद अगरचे वो बुनियादी एट्रीब्यूट्स में ट्र 2 खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कुछ गैर रिवायती जंगी तरीके इस्तेमाल कर सकते थे। अगर कोई इन खिलाड़ियों के साथ मोहतात न रहता तो वो आसानी से मार खा सकता था। मजीद बरआं डार्क हंटर्स के पास ट्र 2 खिलाड़ियों की माकूल तादाद थी। आमतौर पर यह घात लगाकर किया गया हमला कोई बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन उनकी टीम ने अभी एक मुश्किल जंग खत्म की थी और वो पहले ही अपनी बर्जर्क स्किल्स इस्तेमाल कर चुके थे। ऐसी हालत में तब्दील शुदा ट्र 2 खिलाड़ियों की फोर्स से लड़ना परेशान कुन होगा। वो डार्क हंटर्स हैं। इन लीडिंग हार्ट का तारुफ सुनने के बाद अनमोल शहजादी ने ब्लैक शार्क पर दूसरी नजर डाली। अगरचे वो कतई तौर पर नहीं जानती थी कि डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम कितनी ताकतवर है, लेकिन इसे मिलने वाली चंद रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वो जानती थी कि ये अल्फाडुंचरर टीम गार्ड्स डोमेन में सटरलाइन कारपोरेशन के तेजी से उभरने की वजूहात में से एक थी। कारपोरेशन ने डार्क हंटर्स को अपने मुखालिफिन को तबाह करने और कत्ल करने के लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया था। क्रिम्सन एम्परर और इन लीडिंग सिविल को भी इस अल्फाडुंचरर टीम की बदौलत खासा नुकसान उठाना पड़ा था। अगरचे डार्क हंटर्स को अददी बरतरी हासिल मालूम होती थी, लेकिन उनकी 200 रुकनी टीम को भी मामूली नहीं समझा जा सकता था। इनकी टीम 3 ताकतवर गिल्ड्स के मैन फोर्स अरकान का मजमुआ थी। डार्क हंटर्स जैसी अल्फाडुंचरर टीम उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब दोनों फरीक मोहतात अंदाज में एक दूसरे को देख रहे थे, जंगल से एक मीठी सुरीली आवाज गूंजी। अ जानदार मंजर है।
अब शैडो क्ला को इस मजे से कैसे बाहर रख सकते हैं? एक लम्हे बाद खूबसूरत गहरे नीले रंग के लिबादे में मलबूस एक औरत आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर आई, जो अच्छी तरह से लैस माहिरीन के एक ग्रुप की क़ियादत कर रही थी। डार्क हंटर्स की तरह इस ग्रुप के भी 1000 से जायद अरकान थे। वो यहाँ क्यों है? गहरे नीले रंग में मलबूस औरत को देखकर उन लीडिंग हार्ट ने तेवरी चढ़ाई। दूसरे शायद इस हसीना से नावाकिफ हों, लेकिन वो उसे अच्छी तरह जानता था। इस औरत का नाम वेलिड सिप्रेट था, जो डार्क नाइट एम्पायर के पड़ोसी कापर ईगल किंगडम को तबाह करने वाली तारीख कुव्वतों की रहनुमा थी। वो एक डार्क एडवेंचरर टीम शैडो क्ला की कमांडर भी थी। वो इस औरत के बारे में जानता था क्योंकि वेलिड सिप्रेट ने जाती तौर पर उन लीडिंग सिविल के मातहत फर्स्ट रेट गिल्ड को तबाह कर दिया था, जो कभी कापर ईगल किंगडम पर हुकूमत करता था। इन लीडिंग सिविल के मातहत गिल्ड्स में से एक होने के नाते इन लीडिंग सिविल ने फर्स्ट रेट गिल्ड की मदद के लिए बहुत से माहिरीन भेजे थे। ताहम आखिरकार इन लीडिंग सिविल फर्स्ट रेट गिल्ड की किस्मत बदलने में नाकाम रहा। इसके बरक्स वेलिड सिप्रेट की शैडो क्ला एडवेंचरर टीम ने उन लीडिंग सिविल के भेजे गए दर्जन भर आला माहिरीन और उनके साथ आने वाले कई हजार खिलाड़ियों के लश्कर को ज़ब्ह कर दिया था। ब्लैक शार्क ने करीब आती हुई औरत पर नजर डालते हुए कहा, सिप्रेट, तुम्हारी टाइमिंग वाकई बेऐब है। वेलिड सिप्रेट ने हंसते हुए कहा, 3 ताकतवर गिल्ड्स की मैन फोर्सेस यहाँ जमा हुई है। शैडो क्ला इतने नायाब मौका को कैसे गंवा सकता है? ब्लैक शार्क ने कहा, ठीक है, मैं ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान को तुम पर छोड़ता हूं। मैं जीरो विंग और इन लीडिंग सिविल के अरकान को संभालूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? हम 2 बड़े गिल्ड्स की मैन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेलिड सिप्रेट ने ब्लैक शार्क को उलझन भरी नजरों से देखते हुए पूछा। अगरचे उनकी दोनों एडवेंचरर टीमों की तादाद उनके मुखालिफिन से बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके मुखालिफिन के पास 2 क्लास उनसग नियाज पहने हुए काफी खिलाड़ी थे। दुश्मन की टीम में कुछ ऐसे 2 खिलाड़ी भी होने चाहिए जिन्होंने अपने उनसग नियाज नहीं पहने होंगे। ऐसी टीम को शिकस्त देना आसान नहीं होना चाहिए। ब्लैक शार्क ने अपने होंठ चाटते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा, पुरसुकून रहो। इनमें से किसी को फरार होने का सोचना भी नहीं चाहिए। अपनी पिछली तहकीकात के दौरान इसे मालूम हुआ था कि तीनों गिल्ड्स एक डंजन पर रेड करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। दरहकीकत इसके असल मंसूबों में शैडो क्ला की शिरकत को कभी मद्देनजर नहीं रखा गया था। वो तीनों गिल्ड्स को हड़प करने का पूरा इरादा रखता था। अब जबकि शैडो क्ला आ गया था, तो उसे जीरो विंग और उन लीडिंग सिविल की फोर्सेस को गिराने में आसानी होगी। हालांकि इत्तेहाद के उसूलों की वजह से इसे कुछ मुनाफा बांटना पड़ेगा। ब्लैक शार्क का एतमाद देखने के बाद वेलिड सिप्रेट ने सर हिलाते हुए कहा, फिर ठीक है, मैं इस बार थोड़ा सा नुकसान उठा लूंगी। अगरचे वो ब्लैक शार्क को जीरो विंग और उन लीडिंग सिविल के अरकान की अशिया पर इजारादारी कायम करने देने के लिए ज्यादा तैयार नहीं थी, लेकिन ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की अनमोल शहजादी और दीगर माहिरीन भी कोई आसान हरीफ नहीं थे। ब्लैक शार्क और वेलिड सिप्रेट के दरमियान मुआहिदा तय पाने के बाद डार्क हंटर्स और शैडो क्ला के अरकान ने सैफ अली और उसके साथियों के गिर्द अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया। करीब आते हुए डार्क प्लेयर्स को देखते हुए इन लीडिंग हार्ट ने जल्दी से कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, दोनों डार्क एडवेंचरर टीमों से निपटना बहुत मुश्किल होगा। आप कह सकते हैं कि इन लीडिंग सिविल और ये एडवेंचरर टीमें पुराने हरीफ हैं। मैं अभी अपने आदमियों से एक रास्ता खिलौता हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर मुहासरे से बाहर निकल जाए। जहां तक इसका ताल्लुक था, ये घात लगाकर किया गया हमला यकीनी तौर पर उन लीडिंग सिविल से मुताल्लिक था। बहरहाल गिल्ड सेटलाइन कारपोरेशन के साथ एक मुकम्मल जंग लड़ रहा था। माहिरीन की तरफ से कत्ल की कोशिशें मुतवक्के थीं। तुम फरार होना चाहते हो? जब ब्लैक शार्क ने इन लीडिंग हार्ट को अपने लोगों से बचकर निकलने की तैयारी करते देखा तो वो मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि डार्क हंटर्स तैयारी के बगैर तुम पर घात लगाकर हमला करेंगे? आगे बढ़ो। जैसे ही ब्लैक शार्क ने यह कहा, 300 से जायद डार्क हंटर्स इफरीतों में तब्दील हो गए। दरी असना मजीद 100 से जायद डार्क हंटर्स ने अपने बैग्स से कदीम सक्रोल्स निकाले और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गहरी धुंध की एक तह ने सूरज को छुपा दिया, जिससे एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई जिसने सबको अंदर फंसा लिया। डार्क प्रिजन किट। अगले ही लम्हे रुकावट के अंदर मौजूद 300 से जायद तब्दील शुदा खिलाड़ियों का हजम दुगना हो गया और उनके एट्रीब्यूट्स आसमान को छूने लगे। खास तौर पर उनकी HP 3 गन्ना हो गई थी।
ये खिलाड़ी अब इंसान नहीं लग रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर इफरीतों में तब्दील हो चुके थे। ब्लैक शार्क, जो खुद भी तब्दील हो चुका था, हंसते हुए बोला, आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, तुम सब यहीं मरोगे। 300 से जायद 3 मीटर लंबे तब्दील शदा खिलाड़ियों को देखकर और उनकी खौफनाक चमक को महसूस करके इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। वो महसूस कर सकते थे कि तब्दील शदा खिलाड़ियों के बुनियादी एट्रीब्यूट्स में कम अज कम 50% इजाफा हुआ है, जो गालिबन जादुई रुकावट की वजह से था। यहां तक कि तब्दील शदा एक खिलाड़ियों के एट्रीब्यूट्स भी उनसे ज्यादा थे। उनके बुनियादी एट्रीब्यूट्स और 20 से ज्यादा तब्दील शदा 2 खिलाड़ियों के दरमियान फर्क तो और भी बदतर था। यहां तक कि इन लीडिंग सिविल भी आगे बढ़ने के लिए पुरएतिमाद नहीं था। ब्लैक शार्क के पास खड़ी वैलिड सीक्रेट भी कदरे हैरान थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक शार्क के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा। ये कोई हैरत की बात नहीं थी कि वो आदमी पुरएतिमाद था कि उसकी अल्फाडुंचरा टीम अकेले ही 3 गिल्ड्स की मैन फोर्सेस का मुकाबला कर सकती है। क्या ऐसा है? सैफ अली ने अपने इर्द गिर्द बनने वाले डार्क प्रिजन किट पर नजर डालते हुए कहा। फिर उसने फरोसट हील निकाली, वो एपिक कंज्यूमेबल जो उसने अभी डंजन से हासिल की थी, और बात जारी रखी, ये अफसोस की बात है कि तुमने गलत हरीफ का इंतखाब किया। ये कहने के बाद सैफ अली ने फरोसट हील को फाल कर दिया। अचानक इसके इर्द गिर्द की दुनिया बर्फ जैसी सफेद हो गई क्योंकि दर्जा हरारत तेजी से गिर गया। सामने मौजूद दलदली जमीन वाज़े तौर पर जिम गई और डार्क हंटर्स और शेडो क्ला के अरकान ने अपने ऊपर एक शदीद दबाव महसूस किया। न सिर्फ उनकी नक्लो हरकत सुस्त हो गई, बल्कि उनका स्टेमिना भी इतनी तेजी से गिरने लगा कि दूसरे इस तब्दीली को वाज़े तौर पर महसूस कर सकते थे। यहां तक कि उनके एट्रीब्यूट्स भी तेजी से कम हो गए। चैप्टर 1810 टैबू पोशन। ये डोमेन सकल इतनी ताकतवर क्यों है? ब्लैक शार्क अपने एट्रीब्यूट्स को गिरते देखकर हैरान रह गया। न सिर्फ इसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 20% कमी आई थी, बल्कि उसकी मूवमेंट स्पीड और रद्द अमल की रफ्तार भी काफी कम हो गई थी। सबसे अहम बात यह है कि इसने जो डार्क प्रिजन किट इस्तेमाल किया था वो इस डोमेन सकल को दबाने में नाकाम रहा था। डार्क प्रिजन किट डोमेन सकल से कहीं ज्यादा ताकतवर था क्योंकि मैजिकीरे अपने अंदर एक अलग दुनिया बनाता था। कोई भी डोमेन सकल इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी डार्क प्रिजन किट सैफ अली की डोमेन सकल के असरात को दबाने में नाकाम रहा था और डोमेन सकल ने उनके एट्रीब्यूट्स को 20% तक कम कर दिया था। ताहम ब्लैक शार्क नहीं जानता था कि फरोसट हील कदरे मुनफरिद थी। अगरचे इसे एक डोमेन सकल समझा जाता था, लेकिन ये एक वेदर सिपेल भी था जो किसी इलाके का मौसम बदल सकता था। मजीद बरा फरोसट हील एक ट्रिचार डोमेन सकल थी, इसलिए ये डार्क प्रिजन किट के बावजूद भी मुअस्सर थी। फरोसट हील की बदौलत डार्क हंटर्स और शेडो क्ला की ताकत में नुमायां कमी आई थी। अगरचे डार्क प्रिजन किट ने अब भी 300 से ज्यादा तब्दील शदा खिलाड़ियों को मामूल से ज्यादा ताकत दी थी, लेकिन मजमूई तौर पर दोनों डार्क अल्फाडुंचर टीमें अब तीनों गिल्ड्स के मैन फोर्स अरकान के लिए इतना खतरा नहीं रही थी। हालात के इस रुख की वजह से इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी ने सुकून का सांस लिया। वो यहाँ एक टीम डंजन पर रेड करने में जीरो विंग की मदद करने आए थे। वो अपने साथ टीम की लड़ाइयों के लिए जरूरी कोई ताकतवर टूल्स जैसे डोमेन मैजिक स्क्रोल्स नहीं लाए थे। खुशकिस्मती से सैफ अली ने डोमेन मैजिक स्क्रोल साथ रखने की दूर अंदेशी दिखाई थी। बसूरत दीगर ये आने वाली जंग तबाहकुन साबित होती। ब्लैक शार्क, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? तुम्हारा ट्रम्प कार्ड दबा दिया गया है। हम दोनों फरीक जंगी ताकत में तकरीबन बराबर हैं। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ये जंग कौन जीतेगा। इन लीडिंग हार्ट ने ब्लैक शार्क को डराकर पीछे हटाने की उम्मीद में कहा। मैं तस्लीम करूंगा कि मैंने तुम्हें कम समझा, लेकिन क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड तैयार किया था? ब्लैक शार्क ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने इसे ज्यादा मुनासिब मरहले के लिए बचाने का इरादा किया था, लेकिन मैं तुम्हें इसका पहला मजा चखने दूंगा। अगले ही लम्हे कई आम डार्क हंटर्स ने अपने बैग्स से गहरे नीले रंग के पोशनस निकाले और उन्हें पी लिया। फिर ये डार्क हंटर्स जोश से दौड़ने लगे। उनकी जल्द गहरी नीली होने लगी क्योंकि उनके पूरे जिस्म पर सख्त छलके उग आए थे। इन खिलाड़ियों के पिछले हिस्से से दम निकल आई थी। ये खिलाड़ी अब इंसानों के बजाय डरनोड्स की तरह लग रहे थे। इन डरनोड्स को देखकर जीरो विंग, ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन
और उन लीडिंग सिविल के अरकान हक्का बका रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? ये लोग, दम वाले खिलाड़ियों को घूरते हुए अनमोल शहजादी सदमे में थी। यहां तक कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के पवेलियन मास्टर्स में से एक होने के नाते ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। डर्नोड खिलाड़ियों से पुरतशद्दुद चमक निकल रही थी जो किसी जंगली दरिंदे की तरह महसूस होती थी। बड़े हुए इट्रीबिबिट्स के अलावा अनमोल शहजादी महसूस कर सकती थी कि इन खिलाड़ियों की लाइफ रेटिंग्स अब इससे ज्यादा थी। वो डार्क हंटर्स की इफरीतों में तब्दील होने की सलाहियत की वजाहत डार्क प्लेयर्स के लिए मखसूस क्लास के नतीजे के तौर पर कर सकती थी। बहरहाल, डार्क प्लेयर्स का अपना मुनफरिद तरक्कियाती रास्ता था, लेकिन इसने कभी ऐसे पोशन के बारे में नहीं सुना था जो किसी खिलाड़ी को डर्नोड में तब्दील कर सके। ब्लैक शार्क ने अपनी लंबी कमान तैयार करते हुए चलाया, सब लोग हमला करो। तुम अपने शिकार से मिलने वाली किसी भी चीज पर दावा कर सकते हो। ब्लैक शार्क का हुक्म सुनकर डार्क हंटर्स के चेहरों पर दीवानगी के तासुरात जाहिर हुए। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अलग हो गए और जीरो विंग और उन लीडिंग सिविल के अरकान पर हमला कर दिया। पीछे न रहने की ख्वाहिश में वेलिड स्प्रिट ने एक प्रोटीन बफसक रोल निकाला और इसे फाल कर दिया, जिससे इसकी टीम के अरकान के बुनियादी इट्रीबिबिट्स में इजाफा हुआ और वो अपनी असल अकदार तक पहुंच गए। हालांकि इसके लोगों की नकलो हरकत अब भी मुतासिर थी। बफ हासिल करने के बाद शेडो क्ला के अरकान ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान पर हमला कर दिया। जंगजुओं के दरमियान 200 गज से भी कम फासिला था। फ्रोसेट हील के असर को नजरअंदाज करते हुए तमाम रेंजड खिलाड़ियों ने हमलों का तबादला शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए सिपीलिज और तीरों ने दोनों फरीकों के दरमियान की जगह को भर दिया, जिससे धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। अगरचे तीनों गिल्ड्स के हमलों में ज्यादा खाम ताकत थी, लेकिन फिर भी उनकी तादाद बहुत कम थी। आम खिलाड़ियों के रेंजड हमलों से बचना निस्बतन आसान था, लेकिन इनमें से कोई भी खिलाड़ी आम नहीं था। यहां तक कि उनके रेंजड हमलों से बचना भी काफी मुश्किल था। मजीद बरा, डर्नोड्स में तब्दील होने के बाद डार्क हंटर्स के दिफा में नुमाया इजाफा हुआ था। यहां तक कि जब उन्हें ट्रदोसी पेल का सामना करना पड़ा तो उन्हें सिर्फ 8,000 के करीब पहुंच पहुंचा। इसके बरक्स एक डर्नोड्स के सिपीलिस ने तीनों गिल्ड्स के अरकान को तकरीबन 6,000 इंच पहुंचाया। उनका निश्चित दो खिलाड़ियों से सिर्फ थोड़ा सा कम था। दरी असना तादाद में फर्क की वजह से गिल्ड के खिलाड़ियों ने इस तबादले के दौरान ज्यादा एचपी खो दी। बेसिक डर्नोड पोशन। डर्नोड्स की जंगी ताकत देखने के बाद सैफ अली हैरान रह गया। डार्क हंटर्स के पास इस किस्म का टैबू पोशन क्यों है? क्या उनके पास पहले से ही कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उसे बनाने की सलाहियत रखता हो? पहले तो उसे यकीन नहीं था कि डार्क हंटर्स ने जो पोशन इस्तेमाल किया था वो बेसिक डर्नोड पोशन था, लेकिन उनका दिफा और अटैक पावर देखने के बाद इसे यकीन हो गया कि उन्होंने बिल्कुल वही पोशन इस्तेमाल किया था। बेसिक डर्नोड पोशन इंसानों को डर्नोड्स में तब्दील करने की सलाहियत रखता था, और पोशन जितना खालिस होता, इसे पीने के बाद कोई शख्स एक सच्चे डर्नोड के इतना ही करीब हो जाता। ये एक इंतहाई नायाब पोशन था। बेसिक डर्नोड पोशनर्स ने बुनियादी इट्रीबिबिट्स के लिहाज से ज्यादा कुछ फराहम नहीं किया। वो आमतौर पर सिर्फ 10% से 15% इजाफा फराहम करते थे। ताहम पोशन ने रद्दे अमल की रफ्तार, कानेटिक विजन, दिफा और अटैक पावर में नुमाया इजाफा फराहम किया। जहां तक इंटरमीडिएट डर्नोड पोशनर्स का ताल्लुक है, ये पोशन न सिर्फ अपने सारिफ का हजम बढ़ाता था, बल्कि ये बुनियादी इट्रीबिबिट्स के लिहाज से भी काफी बेहतरी फराहम करता था। एक इंटरमीडिएट डर्नोड पोशन आमतौर पर 25% से 30% इजाफा फराहम करता था। ताहम आखिरकार इंसान फिर भी इंसान ही थे। एक इंसान का जिस्म डर्नोड की पुरतशद्दुद ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई भी इंसान जिसने डर्नोड पोशन पिया हो, चाहे वो एनपीसी हो या खिलाड़ी, आधे घंटे के बाद इसका मरना यकीनी था। लिहाजा डर्नोड पोशनर्स को टैबू पोशनर्स समझा जाता था। ताहम चूंकि खिलाड़ी लाफानी थे, इसलिए बेसिक डर्नोड पोशन पीने से मरने के बाद वो सिर्फ आधे लेवल की EXP खोते थे, पूरा लेवल नहीं। लिहाजा बहुत से दीवाने खिलाड़ी इस पोशन को पसंद करते थे। सैफ अली ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि डार्क हंटर्स के पास इतने सारे बेसिक डर्नोड पोशनर्स होंगे। मजीद बरा, इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे बगैर किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल करेंगे। फराहम करदा बढ़े हुए दिफा और अटैक पावर के साथ
मिलकर काम करने वाले 3 से 5 एक ड्रगनोड्स एक 2 माहिर को शिकस्त देने के लिए काफी से ज्यादा होंगे। ड्रगनोड खिलाड़ियों को जल्दी मारना भी बहुत मुश्किल था। मामलात को मजीद खराब करने के लिए 300 से जायद इफरीत खिलाड़ी मौजूद थे जो गैर रिवायती हमले के तरीकों के काबिल थे। दुश्मन के रेंजर्ड खिलाड़ियों के दरमियान एक मुख्तसर तसादुम के बाद जीरो विंग और उन लीडिंग सिविल के अरकान ने अपना नुकसान महसूस किया और उनके कई अरकान पहले ही मर चुके थे। इसके बरक्स डार्क हंटर्स ने सिर्फ 1 दर्जन के करीब अरकान खोए थे। मजीद बरा इनमें से हर एक रुकन सिर्फ 1 का खिलाड़ी था। अल्फाडुंचर टीम के 2 दर्जन के करीब 2 खिलाड़ी अभी तक जिंदा और सलामत थे। बहुत खूब। हीलर्स और मीजेकल क्लासेस को तरजीह दो, उन्हें मुहासरा तोड़ने न दो। ब्लैक शार्क ने अपने मैली अरकान को दुश्मन की सफों के करीब आते देखकर हिदायत दी। ये कहने के बाद ब्लैक शार्क ने अपनी कमान खींची और एक साथ 9 तीर छोड़े। तमाम 9 तीरों ने जीरो विंग के एक शील्ड वॉरियर को निशाना बनाया और हर एक में एक आला तरीन 2 हमले की ताकत थी। मजीद बरा ब्लैक शार्क ने शील्ड वॉरियर के ब्लाइंड सपाट्स को दुरुस्तगी से निशाना बनाया था, यहां तक कि अगर शील्ड वॉरियर अपनी शील्ड से तीरों को रोकने की कोशिश भी करता तो वो लम्हा भर के लिए मफलूज हो जाता। इसके सामने मौजूद कई ड्रगनोड खिलाड़ी फिर इस खला का फायदा उठाते और शील्ड वॉरियर गिर जाता। तीरों के टकराने से ठीक पहले इसके सामने एक सफेद रोशनी चमकी। रोशनी की एक रुकावट की तरह इस चमक ने 9 तीरों को गिरा दिया और कई एक ड्रगनोड खिलाड़ियों की तमाम HP फौरी तौर पर खत्म हो गई। ये कैसे मुमकिन है? अपने एक अरकान को मरते देखकर ब्लैक शार्क का चेहरा सिया पड़ गया। वो जानता था कि एक ड्रगनोड के पास कितनी HP और दिफा होता है। यहां तक कि वो भी एक ड्रगनोड खिलाड़ी को एक ही वार में नहीं मार सकता था, फिर भी उनमें से कई पलक झपकते ही मर गए थे। इससे पहले कि ब्लैक शार्क कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, एक और सुनहरी चमक ने इसे अंधा कर दिया। अगले ही लम्हे 2 ग्रेट स्वॉर्ड्स पकड़े एक लचकदार साया उसके सामने नमूदार हुआ। इनमें से एक ग्रेट स्वॉर्ड गहरे नीले रंग की थी और उससे जमने वाली ठंडक निकल रही थी, जबकि दूसरी ग्रेट स्वॉर्ड चमकदार सुनहरी थी और उसकी जाहिरी शक्ल शानदार थी। इस साया के पीछे 16 स्वॉर्ड्स ऑफ लाइट घूम रही थी। ये साया कोई और नहीं बल्कि शाइस्ता थी, जिसने अभी टाइटनस हैंड सीखी थी और ग्लोरियस विल से लैस हुई थी। गायब हो जाओ। ग्लोरियस विल को लहराते हुए शाइस्ता ने 16 स्वॉर्ड्स ऑफ लाइट को ब्लैक शार्क की तरफ उड़ा दिया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।